तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ बेहतरीन डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। और ये एक मैराथन सेशन होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से डीआई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन डीआईज के कुछ खासियत है, कुछ डीआई आपको लगेंगे तो इजी, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करने जाओगे तो पता चलेगा उनका औकात कितना ऊपर है। कुछ ऐसे डीआई सेट जो दिखेंगे बहुत टफ, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करोगे तो वो चुटकी में बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे अजीबोगरीब डेटा इंटरप्रिटेशन सेट का प्रॉपर अप्रोच एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे लेना है, वो सारे अप्रोच को सिखाने के लिए मैं कौशिक मोहंती आप सभी के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सा सेशन लेके आया हूं। और इस सेशन पे जान डालने के लिए अपना योगदान जरूर से दे दीजिएगा। योगदान के तहत मैं सिर्फ इतना आप सभी से कहूंगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इस सेशन में दिए गए एफर्ट्स जो है, मेहनत जो है, वो रंग लाए। तो चलिए और लेट नहीं करते, एक पावरफुल अपडेट और दे देता हूं आप लोगों को। प्री क्रिसमस ऑफर में आपको 20% तक का ऑफ देखने के लिए मिलता है आपके बैंक एग्जामिनेशन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप देखें तो ये आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइस है, लेकिन अनअकैडमी की तरफ से फ्लैट 10% प्राइस ड्रॉप आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ऊपर अगर आप यहां पे हमारा कोड लगा दोगे तो और 10% का आपको डिस्काउंट मिलकर ये प्राइस में आप अवेल कर सकते हो और इतना आप बचा सकते हो। जो कोड आपको लगाना है इस 20% के ऑफ को पाने के लिए, वो है आपका CD लाइव। हालांकि 10 के ऊपर 10 जब डिस्काउंट मिलेगा तो वो 19% तक ही पहुंचेगा, लेकिन 20% से ऊपर ऑफ डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक चीज करना होगा। आपके अनअकैडमी ऐप पे क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, उन क्रेडिट पॉइंट्स को इस्तेमाल कर दीजिएगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते ही आपको ओवरऑल 25% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इससे अच्छा ऑफर शायद ही आपको मिले, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आज अनअकैडमी प्लस को विथ यूजिंग कोड CD लाइव। तो चलिए और लेट नहीं करते और बढ़ते हैं अपने सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की ओर। दिस इज हाउ आवर फर्स्ट डीआई लुक्स लाइक। लाइन ग्राफ शोज एंड रिक्वेस्ट है बेटा, पेपर उठाओ और एक बार खुद पॉज करके सॉल्व करो, तब जाके आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि आप क्या गलती कर रहे थे। और हम पहले मैं एक एक चीज सिखाऊंगा। यहां पे लैंग्वेज में मैं कहां फंसा था, आप भी फंस सकते हैं या नहीं। देखो, line graph shows the percentage distribution of orders delivered in week 2 and percentage of orders returned on the following days. Read the data carefully and answer the question. मतलब week 2 में आपके कितने orders डिलीवर किए गए हैं और कितने orders आपके रिटर्न कर दिए गए हैं, उनके बारे में ये डेटा दिया गया है। उसने कहा टोटल ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन संडे ऑफ वीक 2 इट विल बी डिलीवर्ड ऑन नेक्स्ट 6 डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जो ऑर्डर्स आपके संडे में रिसीव किया जाता है वो आपके वीक 2 में, वो आपके बाकी के अगले 6 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ही डिलीवर किया जाता है। रिमेनिंग ऑर्डर्स विच डिड नॉट डिलीवर्ड इन दिस 6 डेज ऑफ वीक 2 आर 25। वीक 2 में 25 ऐसे आइटम्स आपके रह गए जो आपके डिलीवर नहीं किया जाता है। Orders which received did not return on same day, it has to be returned next day of the delivery। यही होता है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, जब लैंग्वेज का गेम होता है हमारा, अगर इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है तो मैंने जब ये पॉइंट को पहली बार पढ़ा तो मुझे ये लगा ऑर्डर जो अगर, मतलब मैंने यहां पे कहीं इफ दिया नहीं, बट मैंने ये सोच लिया कि अगर ऑर्डर आज रिसीव किया है ना मैंने, अगर मैं आज उसको रिटर्न नहीं कर पाता तो मैं कल रिटर्न करूंगा। यही गलती से और ये डीआई सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसने अभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। तो सर ये क्या कह रहा है, वो स्ट्रेट ये कह रहा है जो ऑर्डर मैंने आज रिसीव किया है ना, मतलब मुझ तक डिलीवर किया गया है, वो मैं आज नहीं, वो मैं कल ही रिटर्न कर सकता हूं। सर ऐसा किसने कहा, हिंदी में पढ़ लेना, कोई डाउट हो हिंदी में पढ़ लेना। प्राप्त हुए ऑर्डर उसी दिन रिटर्न नहीं होते हैं, इसे डिलीवरी के अगले दिन वापस किया जाता है। और आप उसके बाद ही आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पे ईफ का कोई नहीं था कि आज अगर नहीं कर पाए तो कल करूंगा। मतलब बात सिंपल है कि आज आप तक डिलीवरी पहुंचा, आपने रिसीव किया, दोनों एक ही चीज है, डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड आर सेम थिंग, बिकॉज द डिलीवरी बॉय इज डिलीवरिंग यू एंड यू आर रिसीविंग द प्रोडक्ट, राइट। आज आप रिसीव करने के बाद आपका अगर मन बदले कि मुझे इसको रिटर्न करना है, तो यू कांट रिटर्न इट टुडे, यू हैव टू वेट फॉर टुमारो टू रिटर्न इट। क्लियर। अब ये वाला जो है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ऑर्डर्स कितने कितने डिलीवर हुए हैं वगैरह वगैरह, एंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रिटर्न, सब कुछ परसेंटेज में। तो अब हम चले अपने टेबल बनाने के लिए, एक बार खुद ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक एक मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन हालत टाइट कर देगा डिकोड करते वक्त। तो हमने पहले लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हिंदी वालों आपके लिए तो प्रीवियस स्लाइड में था फ्राइडे,
और ये रहा मेरे पास सैटरडे। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले मैं ये फोकस कर रहा हूं कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने कुछ डिलीवर क्या कुछ किए गए हैं, सबसे पहले हमारा उसी के ऊपर फोकस है। तो अगर मैं डिलीवर की बात करूं तो मंडे अपना जो ऑर्डर डिलीवर हुआ वो यहां पे है 15 से एक ऊपर, ये तो आप देख ही सकते हो यार, मेंस का तैयारी कर रहे हो, ये प्री का नहीं कि इसको बताएं। 12% यहां पे। वेडनेसडे पे आपका ऑर्डर जो डिलीवर हुआ वो 24% का है, और थर्सडे में जो आपका ऑर्डर डिलीवर किया गया 20% का, ये आपका 5, 3, 8% का, और यहां पे अगर मैं बात करूं 15% का। यहां तक क्लियर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल जो आपके संडे में थे ऑर्डर प्लेस किए गए होंगे वो टोटल 100% होगा, बोलो हाँ या ना? तो मुझे डिलीवरी भी 100% का देना था पूरा का पूरा, बट मैंने कितना परसेंट का डिलीवर किया? अब देख लो, 16 + 14 40, 12 + 8 20, 60, 60 20 80, 80 15 95, मैंने अभी तक 95% ही डिलीवर किया। मतलब कहीं ना कहीं अब भी 5% अनडिलीवर्ड है, और यही जो है रिमेनिंग ऑर्डर्स व्हिच डिड नॉट डिलीवर्ड इन दीज 6 days ऑफ वीक 2 आर 25। मतलब जो 5% अपना डिलीवर नहीं हो पाया वही बराबर हो गया 25 के। अगर 5% 25 हो गया तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 5% अगर बराबर 25 हो सकता है तो 1% का वैल्यू कितने का चल रहा है? 5। अगर 1% का वैल्यू 5 का चल रहा है तो मैं यहां पे इमीडिएट कह सकता हूं कि यहां पे जो आपके डिलीवरी दिए गए होंगे 16%, 16 पंजे 80, 12 पंजे 60, 24 पंजे 120, 120, 20 × 5 100, 8 × 5 40, 15 × 5 75 यहां तक डिलीवर किए गए हैं। बट डिलीवर के बाद कुछ रिटर्न किए गए होंगे, कुछ रिटर्न किए गए होंगे। सर मंडे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, मिसिंग है क्या? मैंने कहा कैसे होगा? संडे डिलीवरी के लिए प्लेस किया गया ऑर्डर, और संडे किसी को डिलीवर किया नहीं है। संडे अगर किसी ने रिसीव ही नहीं किया होगा तो उसके अगले दिन मंडे वो रिटर्न भी नहीं कर पाएगा। तो सर क्या होगा? आपका डिलीवरी शुरू कब हुआ? मंडे से। जो मंडे में रिसीव किया है बंदा, उसका अगर मन बदले तो वो आपका रिटर्न कब करेगा? वो आपका ट्यूसडे पे रिटर्न करेगा। और ट्यूसडे पे कितना % रिटर्न करेगा मैं बस वो दिखा देता हूं, 30% रिटर्न करेगा। बस आपके लिए दिख रहा हूं। यहां पे ये कितना रिटर्न करेगा? वेडनेसडे पे 10% रिटर्न, बस देख लो। थर्सडे पे कितना रिटर्न करेगा? 15%। फ्राइडे पे कितना % रिटर्न करेगा? 5%। और सैटरडे पे कितना % रिटर्न करेगा? 10%। लेकिन ये 30% अगर 60 का निकाल दिया फिर गलत। सर क्यों? क्योंकि ये जो 30% है ये किसका? भैया तुम जो रिटर्न कर रहे हो ट्यूसडे वो मंडे का ही है ना। मतलब मंडे जो 80 लोगों ने अपना ऑर्डर रिसीव किया उनमें से 30% रिटर्न के लिए आए ट्यूसडे। यही था लॉजिकल पार्ट इसका। तो 80 का 30% यानी कि 24 रिटर्न किए गए हैं आपके ट्यूसडे पे। सिमिलरली ट्यूसडे रिसीव किया गया यानी कि डिलीवर मतलब रिसीव ना 60, उसके अगले दिन वेडनेसडे में उसी 60 का 10% लोगों ने रिटर्न कर दिया यानी कि 6, 18, ये तो क्लियर होगा, 12 और 6, हाँ ये हो गया आपके पास 5, और ये हो गया आपके पास 40 का 10% यानी कि 4। आगे का और कोई डेटा नहीं है तो आगे आप और कुछ जा नहीं सकते, तो इतना तक आपको पहुंचना होगा। और वंस आप इतना तक अगर आप पहुंच गए तो आपका सवाल खत्म हो चुका है। अब यहां पे देखिए नो ऑर्डर्स आर रिटर्न ऑन संडे ऑफ वीक 3। कोई ऑर्डर्स आपके रिटर्न नहीं हुए संडे, उसने ये भी चीज क्लियरली कह दिया। तो ये लोग जो 75 डिलीवरी पहुंचाए हैं सैटरडे पे लोगों ने रख लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे। टोटल ऑर्डर्स जो आपके डिलीवर किए गए हैं ट्यूसडे यानी कि 60, एंड टोटल ऑर्डर्स रिटर्न ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे पे जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न किए गए हैं यानी कि 6, तो टोटल ये कितने का आ गया? 66। तो ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। इफ वी आर अरेंजिंग रिटर्न्स ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर जो रिटर्न्स ऑर्डर है ना उनको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दूं, then find the average of the returned orders from Wednesday to Friday। then Wednesday to Friday तक जो एवरेज होगा वो कितने का होगा? मैंने देखा ये जो रिटर्न है इसको अगर मैं इंक्रीजिंग करूं तो 4 सबसे ऊपर जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपके पास ये 5, फिर आपके पास आ जाएगा 6, फिर आपके पास आ जाएगा 18, फिर आपके पास आ जाएगा 24। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद वो बोल रहा है कि वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक का आपका एवरेज रिटर्न ऑर्डर कितने के हैं। तो वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक 5 + 6 11 + 18
29 ऑर्डर्स टोटल रिटर्न किए गए हैं। 3 दिन में अगर 29 ऑर्डर्स रिटर्न किए गए तो पर हेड एवरेज कितने का आ गया 29/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बट मेक श्योर कि यहां पे चेंज करने के भी कोई सीन नहीं बन रहा था, क्योंकि 6 18 5 और 5 6 18 आपस में ही इंटरचेंज हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 4 ऊपर जा रहा है और 24 नीचे आ रहा है। बट दिस इज कोइंसिडेंस। मेक श्योर कि आप इसको इंटरचेंज कर ही रहे होंगे। यहां तक इस चीज को हटा दें थोड़ा, क्योंकि आगे सवाल के लिए मुझे इजी होगा। If we interchange the delivered orders on Friday and Thursday, अगर हम अपने फ्राइडे और थर्सडे के जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं उनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, then find the difference between the orders returned on Friday and Saturday now। अब फ्राइडे और सैटरडे में जो ऑर्डर्स आपके रिटर्न किए जा रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। तो सबसे पहले मैंने फ्राइडे और थर्सडे का डिलीवर चेंज कर दिया, मतलब ये 100 के जगह आ गया अब कितना 40, और ये 40 के जगह अब आ गया कितना 100। अब ये 40 और 100 बनते ही इनका इंपैक्ट इनके रिटर्न्स पे भी आने लगेगा। इनके रिटर्न्स पे जब आने लगेगा तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये जो 5% का रिटर्न अब आएगा, ये 5% अब किसका रिटर्न आएगा 40 का, क्योंकि थर्सडे अभी ऑर्डर वाकई में डिलीवर कितने किए गए 40 का 5% जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पे जो रिटर्न ऑर्डर हो जाएंगे फ्राइडे में वो 2 हो जाएगा। सैटरडे में रिटर्न जो 10% आएगा वो फ्राइडे में जितना डिलीवर किया गया है 100 उसका 10%, 100 का 10% मतलब ये बन जाएगा कितना 10। अगर आपको पूछा गया है कि फ्राइडे और सैटरडे में अब जितने आपके रिटर्न आ रहे हैं उनका डिफरेंस, तो 10 और 2 के बीच में डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत सा कितने का आ गया 10 - 2 is equal to 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर्स रिटर्न्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। टोटल ऑर्डर रिटर्न ट्यूसडे थर्सडे, तो टोटल ऑर्डर रिटर्न ट्यूसडे थर्सडे आपके पास कितना है जल्दी से देख लो एक बार। ट्यूसडे थर्सडे में टोटल ऑर्डर रिटर्न आपके पास कितने हैं 24 + 18 यानी कि 42 टू द टोटल ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन सैटरडे। जो टोटल ऑर्डर्स आपके रिसीव किए गए हैं सैटरडे मतलब वही है डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड यहां पे कितना है मेरे पास 75। तो रेशियो जो है वो निकल के आ गया 40 - 75। 3 में कैंसिल करूंगा 14, 3 में कैंसिल करूंगा 25, तो रेशियो जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 14:25। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे से सैटरडे तक टोटल कितने रिटर्न ऑर्डर किए गए हैं, तो ट्यूसडे सैटरडे मतलब सब कुछ ऐड करना है 30 48 53 57, तो टोटल यहां पे आ गया मेरे पास कितना 57। तो ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि पहला सेट ऑफ डीआई आपको मजेदार लगा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो मेक श्योर कि आप एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ये मेहनत रंग लाए। यही चीज के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी का डीआई है बहुत कुछ प्रोबेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, जो बस ये एक्सआई पीआई देख के ये फ्रीक्वेंसी है क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स वगैरह खत्म कहानी, इतना नहीं अज्यूम करो यार। Read the given information carefully and answer the following questions. Annual sales of a laptop company depend on markets and brand ambassador used to advertise the product. आपका जो सेल्स है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मार्केट पे सेलिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं। मार्केट इज ऑफ 3 स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। जो मार्केट है वो 3 किस्म के होते हैं, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है, विद प्रोबेबिलिटी 0.4 0.4 0.3। ये प्रोबेबिलिटी किसका है सर, वो भी किसका हमें नहीं पता, आपको रखे रहना ना, टेंशन ना लो उसके लिए। पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए लैपटॉप इज 40,000 एंड 38,500 रेस्पेक्टिवली। एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस लैपटॉप का कितना है 38,500 और सेलिंग प्राइस कितने का है 40,000। ये कंफर्म है, फिक्स्ड है। The given table shows the annual targeted sales number of units of the company कि कितना टारगेट रखा जा रहा है कि अगर हम स्टेट 1 पे बेचने जाएं, स्टेट 1 एक मार्केट है ना, उस मार्केट में अगर मैं बेचने जाऊं तो अगर मैं विदाउट ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूंगा तो सेल्स सिर्फ 8,000 लैपटॉप्स का ही हो सकता है। लेकिन अगर विथ ब्रांड एम्बेसडर रह गया तो अपना सेल्स जो है ना ब्रांड एम्बेसडर की वजह से 2,000 बढ़ सकता है। यही है बस लॉजिकल पार्ट। सिमिलरली स्टेट 2 में अगर हम जाएं तो अपना जो नॉर्मल विदाउट एम्बेसडर हमने एक्सपेक्ट किया कि 5,000 सेल्स तो हो ही जाएगा, बट एम्बेसडर रखते ही, ब्रांड एम्बेसडर रखते ही 8,000 मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस वगैरह, मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन यहां पे जो चीजें हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। उसने कहा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो समेशन सिग्मा या फिर समेशन सम हाफ, ठीक है। एक्सआई पीआई, एक्सआई क्या है, जो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर हेड या फिर जो भी है, इनटू बस करना कि जिस स्टेट का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो उसके प्रोबेबिलिटी से बस एक बार मल्टीप्लाई कर देना।
और अगर थोड़ा डिटेल में जाऊं कि ये क्यों ऐसा क्या सिनेरियो बना है, ये प्रोबेबिलिटी का क्या चक्कर है, जो ये सब ये डेटा है स्टेट 1 का इतना ये फिक्स्ड नहीं है, यही होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है। इसीलिए अगर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि बेटा बताओ कि अगर स्टेट 1 में मैं ब्रांड एम्बेसडर रख दूं तो मेरा कितने का प्रॉफिट, यही एग्जांपल सबसे पावरफुल है आज का, कितने का प्रॉफिट, तो आप मुझे ये मत कहना कि सर ब्रांड एम्बेसडर रखते ही मेरा गारंटेड 10,000 हो जाएगा। तो सर ये तो लिखा है एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 10,000 सेल्स हो जाएगा। अब हर लैपटॉप अगर मैं बनाया हूं 38,500 खरीदा हूं और बेच रहा हूं अगर 40,000 में, तो हर लैपटॉप के लिए 1,500 का प्रॉफिट। तो अगर वाकई में मेरा सेल्स इतना हो गया तो टोटल हर एक के लिए मुझे 1,500 का प्रॉफिट मिलेगा, तो टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा इतना है। अब इसमें ये 0.4 इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि ये होने के चांसेस 0.4 है, तो इसी में इनटू का 0.4 करना। यही उसने कहा कि प्रॉफिट जो है उसमें स्टेट 1 का जो प्रोबेबिलिटी है 0.4 ना, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्टेट 1 में अगर मैं एम्बेसडर रख दूं तो 10,000 सेल कर पाऊंगा, हर लैपटॉप पे तो 1,500 का प्रॉफिट, तो 10,000 लैपटॉप पे इतने का प्रॉफिट, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी को उस स्टेट का मल्टीप्लाई करना होगा 0.4। दैट्स इट, कंप्लीट कहानी। कोई प्रोबेबिलिटी है कॉइन्स उछाल लो, डाइस उछाल लो, नहीं, सिंपल। द मैक्सिमम अमाउंट दैट द कंपनी कैन अफोर्ड टू पे इट्स ब्रांड एम्बेसडर। लॉजिकल कि ब्रांड एम्बेसडर को पे क्यों, क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर ना रखूं, विदाउट ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरे कुछ प्रॉफिट तो वैसे भी आने वाले हैं, और अगर वैसे ही प्रॉफिट आने वाले तो मैं बस देखूंगा कि विथ ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं रखूंगा तो एक्स्ट्रा कितने प्रॉफिट आने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ब्रांड एम्बेसडर के चलते मेरा निकल रहा है उतना तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं एक ब्रांड एम्बेसडर को देने की। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि अगर मैं स्टेट 1 में सेल करूंगा तो अगर मैं नॉर्मल सेल करता विदाउट ब्रांड एम्बेसडर तो 8,000, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर रखते ही 10,000, मतलब एक्स्ट्रा कितने सेल कर पा रहा हूं, 2,000 आर्टिकल्स, 2,000 एक्स्ट्रा सेल हो पा रहा है। हर आर्टिकल का कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,500, क्योंकि 38,500 में आपने खरीदा था और बेच तो रहोगे 40,000 पे, तो 2,000 एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को आपने ईच में 1,500 का प्रॉफिट। बट ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेट 1 का प्रोबेबिलिटी और उनके प्रोबेबिलिटीज को आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, तो इसमें 0.4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि यही एक्स्ट्रा 2,000 जो ब्रांड एम्बेसडर की वजह से आया उसके लिए टोटल प्रॉफिट इतना निकल के आएगा। सिमिलरली जो डाउट है, अब देखो, विदाउट ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं स्टेट 2 में बेचने जाता तो 5,000 ही सेल हो पाते, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर आने के बाद इंस्टेंट 3,000 एक्स्ट्रा बेचे जा रहे हैं, हर एक के लिए 1,500, तो टोटल प्रॉफिट इतना होना चाहिए, लेकिन उस स्टेट का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4, इतने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा ब्रांड एम्बेसडर के चलते। यहां पे 2,000, ये आप कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन सेंस है आपका, अगर तो कॉमन ले सकते हो 1,500 को, बट मेरा काम है डिटेल में एक्सप्लेन करना। 2,000 एक्स्ट्रा आर्टिकल के लिए 1,500 पर हेड और इनटू स्टेट का है 0.3। जब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए गया तो मैंने देखा कि अब तो 1,500 सब में से कॉमन लिया ही जा सकता है, बस बाकी के सब, मतलब 1,500 को मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब 2,000 इंटू 4 अगर मैं करूंगा 8,000, 1 0 गया तो 800, यहां पे 3,000 इंटू 0.4 1200, ये आपके पास हो गया 600, ये हो गया 2,600 यहां से निकला, और कॉमन मैंने लिया था कितना, 1,500। 1 2 3 4 0 मैंडेटरी, 26 10 टाइम्स 260, 5 टाइम्स 130, 260 130 390, तो टोटल इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर की वजह से आ रहा है। 50 है तो मैं कह सकता हूं कि 39 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल रहा है ब्रांड एम्बेसडर, तो मैं मैक्सिमम उतना अफोर्ड कर सकता हूं उसको देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे चलते ही ये एक्स्ट्रा 39 लाख आया, नहीं तो विदाउट ब्रांड एम्बेसडर मेरे ये नहीं आते, ये सेल्स ही नहीं होता। देखा कितना ईजी था, और आप लोग डर रहे थे बिल्कुल खामखा। यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो देख लो थोड़ा चीजों को। इफ साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर एक्स, एक ब्रांड एम्बेसडर होगा फॉर ₹24.5 लाख, अगर ब्रांड एम्बेसडर को मैं 24.5 लाख दे दूं, then cost price of a laptop in each state market goes up by ₹100। ब्रांड एम्बेसडर रखने से ही ₹100 का आपका मार्केट पे देन लगाए ना, एंड लगता तो पूरे सीन में पूरा कॉस्ट प्राइस 100 मार्केट में बढ़ जाता, लेकिन नहीं, ये देन लगाए, मतलब अगर मैं एक ब्रांड एम्बेसडर रखूं तभी जाके कॉस्ट प्राइस ₹100 बढ़ रहा है। मतलब बाहर लोगों ने देखा कि ये क्या ब्रांड एम्बेसडर बड़ा बड़ा लगा रहा है, मतलब बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इसके कॉस्ट प्राइस को ₹100 बढ़ा दो, शायद ये सीन होगा। मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं,
देन फाइंड द टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, देन टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी कितना अर्न करेगा। तो सबसे पहला सीन हम ये निकालते हैं, पहले मैं देखता हूं कि अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर को रखूं तो मेरे कितने के प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो रेगुलर प्रॉफिट पर हेड आना चाहिए वो 1500 का आना चाहिए। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपका जो सीन चल रहा है वो 38,500 और 40,000 का चल रहा है। बट जब आपका कॉस्ट प्राइस 100 बढ़ जाएगा तो ये प्रॉफिट 100 से कम हो जाएगा, मतलब आपका ये प्रॉफिट 1400 हो जाएगा। सर ये कैसे हो गया? आप खुले नहीं रखेंगे दिमाग को तो यही होना है। अरे ये 38,500 से 100 बढ़ के अगर 38,600 हो गया तो अब तो इनके बीच में गैप 1400 है। हाँ सर अब सही है। अरे अब क्या सही है? प्रॉफिट से 100 हटाओ ना डायरेक्टली, हमें प्रॉफिट के साथ डील करना है। तो अब हर आर्टिकल के लिए हमें 1400 का प्रॉफिट मिल रहा है। चलो ऐसे हमें टोटल कितने आर्टिकल्स के ऊपर मिलेंगे स्टेट ए में? स्टेट ए के 10,000 आर्टिकल्स के ऊपर मिलेंगे। मैं इस बार कॉमन पहले से ले लिया, मतलब चीज क्या होता है 1400 इंटू 10,000। मैं अभी टोटल निकाल रहा हूं, टोटल कि अगर ब्रांड एम्बेसडर होगा तो क्या हुआ। लेकिन क्या इतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा क्या? पहले इस ब्रैकेट को हटाते नहीं सर, क्योंकि स्टेट 1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, यहां पे 0.4 है, यहां पे 0.3 है, तो इंटू 0.4। फिर अलग से 1400 का प्रॉफिट में निकालता इन 8000 आर्टिकल के लिए 0.4 के प्रोबेबिलिटी में। तो अब तो मैं कम से कम 1400 को कॉमन ले सकता हूं। प्लस आगे अगर यहां पे स्टेट 2 में ब्रांड एम्बेसडर होते तो 8000 आर्टिकल होते। हाँ सर, उनका प्रोबेबिलिटी अपने पास कितना है? 0.4। प्लस अगर स्टेट 3 में ब्रांड एम्बेसडर होते तो 5000 आर्टिकल होते हैं और इंटू का 0.3। अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहां पे ये वाला चीज मेरा निकल के आया 4000, ये वाला चीज निकल के आया मेरे पास 3200 और ये वाला चीज निकल के आया मेरे पास 1500। तो 4000 3200 हो गया मेरे पास 7200 8700। तो जो टोटल प्रॉफिट मेरे पास निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा? 1400 इंटू 8700। आई कैन यूज कैलकुलेटर यार, मैं एग्जाम तो नहीं दे रहा, आप ही लोगों को करना है। एक सेकंड। तो 1400 इंटू 8700, ठीक है 1400। तो मैंने देखा यहां पे मेरे पास जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1 2 1 8 1 2 3 4 इतने का। अगर मैं बात करूं अपना दूसरा केस कि अगर मैं विदाउट ब्रांड एम्बेसडर जाता तो यहां पे एक गलती मत करना कि सर 1400 नहीं। अगर ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता तो आपका प्रॉफिट जो है वो 1500 होता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ता ही नहीं। देन लगाया ना, बार बार बताए थे कॉस्ट प्राइस कब बढ़ा? ब्रांड एम्बेसडर रखने की वजह से बढ़ा। तो यूजुअल केस में आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ता नहीं तो आपको यूजुअली अपना 1500 का प्रॉफिट मिलता। यूजुअल आप कितने सेल कर पाते? 8000 सेल कर पाते, उसका प्रोबेबिलिटी 0.4। प्लस यहां पे आप 5000 सेल कर पाते इंटू 0.4 प्रोबेबिलिटी, 3000 इंटू 0.3। ये वाला वैल्यू आ गया मेरे पास कितना? जल्दी से बताओ 3200। ये वाला वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना? 2000। और ये वाला वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना? 900 आई गेस, हाँ ना। 32 41 53। तो यहां पे मेरे पास आ गया 1500 इंटू 5300। तो इस चीज को एक बार मैं देख लेना चाहता हूं। इसको और एक बार थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 32, इसको मैंने 9300 ले लिया, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? 0.2 5200, ओह सॉरी 3200। मैंने क्या किया मुझे पता नहीं। 3200 2000 5200 प्लस 900 6100 ना। आई अपोलोजाइज, इसको कैलकुलेट करो एक बार। यहां से निकल के आ रहा है 915123 ठीक है। अगर इतना तक आ गया तो मुझे पहले तो देखना है कि मेरा जो यूजुअल रेगुलर प्रॉफिट में एक्स्ट्रा बढ़ा है वो कितने का हुआ है। मतलब अगर मुझे सिर्फ रेगुलर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही पूछा जाता तो मेरा कितना होता। अगर मैं इसको लैक कर दूं, क्योंकि लैक्स में है 1 2 3 4 5, ये 121.8 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 ये 91.5 हो जाएगा। 121 से 91 जाएगा 30, 0.8 से 0.5 जाएगा तो 30.3 का मेरा प्रॉफिट होता। एक बार इसको भी कैलकुलेट कर दें यार, डर लग रहा है सही में। 121.8 माइनस अगर मैं कर दूं
कि एक छोटा सा गलती और सब कुछ खत्म। ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अब भी निकल रहा है, मतलब तुम चाहे 100 रुपए का मार्केट बढ़ा क्यों ना दो, फिर भी मैं प्रॉफिट कराऊंगा अपने ब्रांड एम्बेसडर को रख के एक्स्ट्रा, क्योंकि बार बार एक्स्ट्रा के बाद एक्स्ट्रा इतने का प्रॉफिट मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन सर ये तो ऑप्शन में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका पूरा नहीं है, इसमें से ब्रांड एम्बेसडर आया जो आपका सेल बढ़ा रहा है वो भी तो लेगा हिस्सा, कितना? 24.5। तो उसको अपना 24.5 लाख देने के बाद कर लेते हैं। आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा वो कितने के बराबर आ गया मेरे पास? 5.8 लाख। यही आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो यहां पे जो दो चीजों की ध्यान रखनी थी आपको वो क्या क्या है? एक तो पहला चीज कि जब ब्रांड एम्बेसडर आए तभी 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस बढ़ा, तभी प्रॉफिट 1400 का होगा। दूसरा केस क्या है? सेकंड कंडीशन में जब आप विदाउट ब्रांड एम्बेसडर करें तो उसको 1500 के साथ डील कीजिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही मुझे दिखाएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड एम्बेसडर एक्स, what is the extra profit I'm gaining? That is 30.3, but I don't need the total because ये मेरा पूरा नहीं है। इसमें से ब्रांड एम्बेसडर का हक कितने का है? 24.5। आफ्टर गिविंग हिज शेयर जो मेरे पास फाइनली बचा यही मेरा एक्स्ट्रा है। किससे? अगर मैं विदाउट ब्रांड एम्बेसडर जाता उससे फिर भी मेरे पास अब भी 5.8 लाख ज्यादा है। तो मतलब ये एक एस्टिमेशन का काम है कि फायदेमंद है तो ब्रांड एम्बेसडर रख दो, और ज्यादा अफोर्ड कर पाओगे तो सलमान खान को रखेंगे, और भी ज्यादा बजट है सलमान खान से ऊपर मैं किसी को लूंगा नहीं। चलो जो भी है ठीक है, चलो ऐसे करके। वाओ, काफी एक खूबसूरत सवाल, ये हमने कल ही प्लस पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। लॉजिकल टाइप का है, दिमाग को शांत रख के पढ़िएगा और आराम से आंसर कीजिएगा। एक बार पॉज करके खुद जितना तक जाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं। देयर वाज अ फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ 3 टीम्स, 3 टीम्स का एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था एबीसी का, एंड ईच टीम प्लेड 2 मैचेस। हर टीम जो है वो 2 मैचेस खेलता है। देयर आर सम पैटर्न्स ऑफ ईच मैच, हर मैच के कुछ पैटर्न्स है, कुछ नियम भी है। ईच टीम गेट 2 पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग ए गोल टू अपोनेंट। हर टीम जो है वो 2 पॉइंट्स पाता है एक गोल अगर वो अपोनेंट टीम को देते तो। Each team get 1 point extra scoring goal outside from D area। एक outside from D area से अगर गोल किया जाएगा तो 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। सो सर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब अगर एक नॉर्मल गोल आप दागोगे तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन डी एरिया से अगर आप गोल दोगे तो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपको 3 मिलेगा। गलती मत करना। Each team get penalty of 1 point if it considered any goal। goal considered means goal is scored by opponent team। अगर opponent team आपको एक गोल दे रहा ना, आपके बने बनाए पॉइंट से 1 चला जाएगा। यही होता है नेगेटिव मार्किंग। गलत करोगे तो अपने खुद के जो सही है उससे जाएगा। सिमिलरली कोई अगर आपको गोल दे दे तो आपका जो स्कोर है ना वो -1 होने वाला है, मतलब हर गोल का, एवरी गोल के लिए। ओनली 3 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम स्कोर्ड गोल। एक ही टीम में से 3 ही प्लेयर ऐसे हैं जो गोल स्कोर कर रहे हैं। मैच ऑफ टीम ए बी सी, आप हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैंने यहां पे इंग्लिश को रखा हुआ है। मैच ऑफ टीम ए टू बी के बीच में क्या देखा गया? टीम ए और बी के बीच में जो मैच हो रहा है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, वहां पे क्लियर विनर कौन है? बी इज विनर इन दिस मैच। बी इस मैच को जीतता है तो बी आपका विनर है। ये पहला चीज हमारे पास आ चुका है। चलो, B गेट्स 4 पॉइंट्स। B जो है वो 4 पॉइंट ही पाता है, मतलब उसका फाइनल पॉइंट्स कितना है? उसका फाइनल पॉइंट्स है 4। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। टीम A स्कोर्ड 2 गोल्स इन मैच अगेंस्ट B। टीम A ने आपके 2 गोल्स दिए हैं। नो प्लेयर स्कोर्ड गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। कोई भी ऐसा नहीं जो डी एरिया के आउटसाइड से गोल दे। तो डी एरिया के आउटसाइड से गोल देने से क्या हो रहा था? 3 पॉइंट मिल रहा था गोल का, लेकिन यहां पे अगर किसी ने नहीं दिया तो यहां पे हर गोल 2 पॉइंट का चल रहा है। मैं आपसे बस इतना ये कहना चाहता हूं कि अगर इसके वाकई में फाइनल पॉइंट 4 होंगे तो इसने डेफिनेटली 4 से ज्यादा स्कोर किए होंगे। सर ये कैसे? क्योंकि ए कंफर्म है ना, 2 गोल दिया है, तो ए के 2 गोल देने के कारण इसका जो भी स्कोर्स इसने ऑब्टेंड किए होंगे, स्कोर्ड करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, स्कोर ऑब्टेंड, जो भी इसने अपना स्कोर ऑब्टेन किया होगा उस स्कोर से आपका डेफिनेटली -2 तो होने वाला है, क्योंकि 2 गोल ए ने बी को दिया तो बी के हर एक गोल के लिए 1-1 माइनस होगा। अरे दे रहा है ना, यही तो है पॉइंट नंबर 3। ईच टीम
गेट पेनल्टी ऑफ 1 पॉइंट, मेरा एक पेनल्टी लगेगा 1 पॉइंट का अगर मैं एक गोल कंसीडर करूं तो मैंने यहां पे 2 गोल खाए हैं, ए ने मुझे 2 गोल दिए हैं, तो उस 2 गोल के लिए -2 होगा। तो मेरे जो भी स्कोर्स मैंने ऑब्टेन किए होंगे उससे 2 जाने के बाद ही मेरा जो फाइनल स्कोर आया होगा वो कितने के बराबर आया होगा, 4 के बराबर आया होगा। तो मैंने जो इस गेम में टोटल स्कोर्स अपने हिसाब से जो ऑब्टेन किए हैं वो 4 + 2 कहीं ना कहीं 6 होगा। उसी के चलते मैं 2 नेगेटिव करने के बाद ही यहां तक पहुंच सकता हूं। अब 6 पॉइंट स्कोर करने के लिए मुझे गोल करने होंगे। हाँ सर, कितने गोल करने से 6 पॉइंट मिले होंगे? सर हर गोल का 2 पॉइंट है, क्योंकि 3 वाला गोल हुआ ही नहीं इस टोटल मैच में। तो अगर हर गोल 2 पॉइंट का है तो 6 पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए मुझे 2-2 स्कोर के कितने गोल्स दागने होंगे? 3। मतलब ये कंफर्म है कि पहला मैच मुझे ये डेटा मिल गया कि बी ने टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितना किया है? बी ने टोटल नंबर ऑफ गोल्स किया है 3, और बी का जो फाइनल पॉइंट्स है वो फाइनल पॉइंट्स कहां पे एंड हुआ? 4। सर कैसे? क्योंकि 3 गोल्स के लिए 3 × 2 6 पॉइंट्स इसने ऑब्टेन किया, लेकिन अपोनेंट ने 2 गोल देने के लिए -2 के बाद इसका फाइनल पॉइंट्स 4 को आ गया। क्लियर? सिर्फ इतना लिख के रखना। आगे मैं जा रहा हूं। आगे जब मैं गया तो मैंने देखा क्या? आगे मैंने देखा कि जो आपका गोल्स 2 है उस 2 गोल्स के लिए ए को कितना मिले होगा? 2-2 4 मिला होगा। बट क्या ये आप सोच रहे हो कि एक का नंबर ऑफ गोल्स तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ गोल्स इसका है 2, बट क्या इसका फाइनल पॉइंट्स 4 है? हाँ सर, नहीं। क्यों? क्योंकि इस अपोनेंट ने कितने गोल दिए हैं? बी ने 3 गोल दिए हैं, और अगर बी ने 3 गोल दिए हैं तो हर एक गोल के लिए इसको 1-1 का पेनल्टी लगेगा। मतलब इसके पॉइंट से अभी 3 गोल के लिए -3 होने वाले हैं। तो इसका जो फाइनल पॉइंट एंडिंग पे आएगा वो कितने के एंड होगा? वो 1 पॉइंट पे एंड होगा। मतलब कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं पहले मैच की टिप्पणी करूं तो ए और बी के बीच में जो मैच चल रहा था उस मैच में हमें क्या देखने के लिए मिला? उस मैच में हमें देखने के लिए मिला ए ने गोल कितने दिए? ए ने गोल दिए 2, लेकिन फाइनल पॉइंट्स कितने कमाए? फाइनल पॉइंट्स कमाए उसने 1। ये चीज आप लिख के रखिएगा। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी ने कितने गोल्स दिए? सर बी ने टोटल 3 गोल्स दिए, और इसके फाइनल पॉइंट्स कितने थे? सर इसके फाइनल पॉइंट्स थे 4। ये आपका पहले मैच का समरी है। अब इसको मैं हटा रहा हूं, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैच ऑफ टीम ए टू सी, ए और सी के बीच में जो मैच हुआ, सी हैज 0 पॉइंट्स। तो ए और सी के बीच में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सी का इस गेम में 0 पॉइंट है, मतलब फाइनली पॉइंट्स बेटा 0, प्लस माइनस कैंसिल। Only one player from team A scored goal outside from D area। सिर्फ एक ही प्लेयर है टीम A से जिसने D एरिया से बाहर गोल किया है। तो 1 × 3 इस गोल का उसको कितना मिला होगा? 3, क्योंकि हर D एरिया बाहर से जो गोल किया जाता है उसका 3 पॉइंट होता है। A has secured 4 points in the match। A का फाइनल पॉइंट्स जो है वो 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट कैसे मुमकिन होगा? 4 पॉइंट मुमकिन करने के लिए तो सिर्फ 3 ही है, तो मतलब और गोल देने होंगे। लेकिन और एक अगर मैं नॉर्मल गोल दूं भी तो 1 × 2 मेरे पास तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? 1 × 2 मेरे पास तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, और 2 पॉइंट आने के बाद मेरे टोटल पॉइंट्स 3 + 2 कितने बन जाएंगे? 5। लेकिन मुझे तो 4 करने हैं, तो कम कैसे किया जाएगा? कम करने के लिए आपको सी से गोल करवाने होंगे। कितने? सी से आप 1 ही गोल करवाओ ना। सी से अगर मैं 1 गोल करवाऊं तो फायदा क्या होगा? इसने एक आपका डी आउटसाइड एरिया से गोल किया 3 पॉइंट, एक आपका नॉर्मल गोल किया 2 पॉइंट, 3 + 2 5 पॉइंट आए। लेकिन इसने अगर सी ने अपोनेंट ने 1 गोल दे दिया तो 5 पॉइंट से 1 पॉइंट चले गए, और आप इफेक्टिवली एंड कहां पे हुए? 4 में परफेक्टली एंड हुए। लेकिन उस हिसाब से अगर जी ने 1 गोल दिया होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं वो भी देखना है। इसी 1 गोल का उसको कितने पॉइंट्स मिले होंगे? 2 पॉइंट्स मिले होंगे। लेकिन एंड तक उसके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 0। ये कब मुमकिन है? जब इसके पॉइंट से 2 जाएगा। इसके पॉइंट से 2 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपोनेंट ए ने 1-1 यानी कि 2 गोल्स दिए भी हैं, तो परफेक्ट 2 - 2 यहां पे 0 हो जाएगा। कल जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो एक और आपके दिमाग में डाउट आया, सर मैंने कहा क्या? आप एक काम करो, आप ए से एक जो उसने कहा ना कि 1 गोल उसने 3 पॉइंट वाला किया है डी आउटसाइड, वो करवा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और सर आप 2 गोल्स करवाओ 2-2 पॉइंट्स के। मैंने कहा क्यों? आप करवाओ ना। मैंने कहा किया। तो 4 + 3 सर ए के कितने पॉइंट्स अब तक हैं? मैंने कहा 7 पॉइंट्स हैं। तो सर कितने पॉइंट माइनस करने हैं? सर मैंने कहा आपके 2 पॉइंट जो भी है। तो सर हम क्या करें? हमें 7 को पहुंचाने कितने तक है? सर हमें 7 को पहुंचाने हैं 4 तक। मैंने कहा यह बात भी सही है।
लेकिन सर 7 को 4 तक पहुंचाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपने अपोनेंट से एक 3 पॉइंट का स्कोर करवा रहा हूं। मैंने कहा ये कैसे, क्योंकि उसने तो कहा नहीं कि C3 मतलब जो डी एरिया से गोल कर पाएगा या नहीं, तो आप ये जो एक गोल अज्यूम कर रहे हो 3 पॉइंट का भी हो सकता है। मैंने कहा तो उसके लिए उसका 3 पॉइंट हो गया। सर इसने 1 और 2 टोटल 3 गोल दिए। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इसी 3 गोल का अगर मैं हटा दूं तो 3 - 3 0। जब कल आपने भी ये कहा तो मेरे भी पसीने छूट गए सही में। मैंने कहा ये कैसे सीन आ गया, लेकिन उसके बाद ही इमीडिएटली ये पकड़ा गया क्या कि आपका अगर 4-3-7 स्कोर हो चुका है, किसका, टीम ए का, इसने तो सिर्फ एक ही गोल दिया ना, इसके एक गोल के चलते यहां पे तो सिर्फ -1 होगा ना, और 7 से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो ये 6 पॉइंट पे आके रुकेगा ना। लेकिन इसके जो स्कोर्स ऑब्टेंड किए गए हैं ये कितने हैं, 4, मतलब ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो मतलब आप जो भी ट्राई हिट एंड ट्राई करो, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल मिलेगा, जो कि ये था। तो थोड़ा आप भी देखिएगा कि क्या क्या पॉसिबल वेज आते हैं। मैं लेकिन थोड़ा समराइज कर देता हूं। ए और सी के गेम में हमने क्या क्या निकाला, ए ने कितने गोल दिए, कितने पॉइंट्स, सी ने कितने गोल्स दिए और कितने पॉइंट्स, थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ए ने कुल मिला के 2 गोल्स दिए हैं, और एंड किया उसने कितने पॉइंट्स के साथ, 4 पॉइंट्स के साथ। सी ने इस मैच में सिर्फ एक ही गोल दिया है, और एंड उसने कितने पॉइंट्स के साथ किया, 0, कोई पॉइंट है नहीं। अब आखिर जो मैच आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, वो आपका आ जाएगा बी और सी के बीच में। देखते हैं इनका क्या सीन चल रहा है। बी गेट 6 पॉइंट्स फ्रॉम द मैच। ओहो, बी को 6 पॉइंट्स इस मैच में मिल रहे हैं कंफर्म। टीम सी स्कोर्ड 1 गोल मोर देन बी। टीम सी जो है वो 1 गोल ज्यादा स्कोर कर रहा है, किससे, बी से। पता नहीं कितने गोल से। ओनली 1 प्लेयर फ्रॉम टीम बी स्कोर्ड गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। इसमें से सिर्फ एक ही प्लेयर जो है वो डी एरिया के आउटसाइड से गोल कर रहा है। नो प्लेयर फ्रॉम टीम सी स्कोर्ड गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। टीम सी से कोई भी आपका आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया से गोल नहीं कर रहा है। तो अब हम चले, कल हमने इसके 2-3 इक्वेशंस देखे थे, लेकिन सबसे जो आपके कंडीशन के हिसाब से मुझे जो इक्वेशन सबसे पसंद आया था वो बहुत कॉम्प्लिकेट, आप लोगों के लिए सही नहीं लगा, लेकिन वो शॉर्टकट था। लेकिन आप लोगों के साथ जो कंफर्टेबल है मैं वही चीज आपको करवाऊंगा। कैसे, मैं ये मान लेता हूं कि बी ने आपके नॉर्मल गोल के x, कल मैंने इसको नहीं, कल मैंने टोटल गोल्स को x लिया था और इसके टोटल गोल्स को x+1 लिया था। 12x+1 का सीन रखा था, आज नहीं रखूंगा, आज नॉर्मल करूंगा। और सपोज उसने जो डी एरिया से गोल किए, बी ने कितना, वो तो 1 है कंफर्म। तो मुझे बताओ नॉर्मल गोल्स के लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और डी एरिया के गोल से आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि आपका जो टोटल स्कोर होगा, इसने गोल्स कितने किए वो नहीं पता ना, 6 6 6 6 6। हमने क्या लिया, हमने लिया था नॉर्मल गोल x है ना, x × 2। हम 6 × 2 क्यों कर रहे थे, ये नंबर ऑफ गोल्स था या पॉइंट्स था, एक बार बताओ ना। बी गेट 6 पॉइंट्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स था, ठीक है। तो अगर मैंने नॉर्मल गोल x किया है, तो अगर हर गोल का 2 पॉइंट मिला होगा, तो टोटल मैंने कितने पॉइंट्स बटोरे होंगे यहां से, 2x। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे अगर एक गोल मैंने 3 पॉइंट्स का दिया था, तो यहां पे मैंने कितना पॉइंट स्कोर किया होगा, +3। तो टोटल स्कोर बी के कितने होने चाहिए, उस हिसाब से 2x + 3 होने चाहिए। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि सी ने कितने गोल्स किए हैं। सर क्लियरली कह रहा है कि सी स्कोर्ड 1 गोल मोर देन बी। अगर बी के बात करूं तो बी ने नॉर्मल गोल x और डी एरिया से 1, मतलब बी ने टोटल गोल कितने किए हैं, बी ने टोटल गोल x+1 किए। उस हिसाब से सी ने टोटल गोल कितने किए होंगे, सी ने टोटल गोल x+2 किए होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? अगर सी ने टोटल गोल x+2 किए हैं, मुझे पता है कि सी अगर 1 गोल करता तो बी का -1 होता, अगर सी 2 गोल करता तो बी का -2 होता पॉइंट से, 3 -3 4 -4। बट अगर इसने x+2 गोल किया है तो इसका कितना माइनस होगा, जो भी x+2 है वो माइनस होगा। बी ने इतने पॉइंट्स ऑब्टेंड किए गोल करके, लेकिन इतने पॉइंट पेनल्टी के तहत चले गए क्योंकि सी ने गोल कर दिया, और इसके बाद भी फाइनली उसके पास कितने पॉइंट्स बचे हैं, 6। इसको जब मैं सॉल्व करने के लिए गया तो 2x - x मेरे ख्याल से यहां पे x हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, -2, 3 - 2 1 1 प्लस में तो उधर आएगा माइनस, तो x का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आएगा, 5।
और x का वैल्यू जिस मोमेंट पे आपके पास 5 निकल के आ गया, जल्दी से देख लो इस चीज को, x का वैल्यू 5 निकल के आ गया तो पूरा चीज क्लियर है। c का जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स है वो कितना हो गया, 5 + 2 यानी कि 7 गोल्स टोटल हो गए। और 7 गोल्स के लिए उसको कितने पॉइंट्स मिले होंगे, c ने कोई भी गोल आउटसाइड नहीं किया है तो उसको हर गोल के लिए 2-2 पॉइंट मिलेंगे, तो 7 दूनी उसका पॉइंट कितना होना चाहिए, 14। लेकिन 14 पॉइंट होने के साथ साथ उसके कुछ माइनस होंगे, वो कितने होंगे, वो इधर आ जाओ। टोटल गोल इसने बी ने कितने दिए हैं, 5 + 1 यानी कि 6। तो 14 से 6 जाने के बाद जो इसका फाइनल पॉइंट होगा वो कितने पॉइंट से खत्म होगा, 8 पॉइंट से खत्म होगा। और इसने अगर टोटल गोल दिए 6 और इसका पॉइंट भी आपको क्लियरली है 6, तो सारे के सारे डेटा हमें मिल चुके हैं। अब थोड़ा अगर इसको मैं डिटेल में बी और सी की चर्चा कर दूं तो काम खत्म। सबसे पहले बी ने कितने गोल किए हैं और उसके लिए कितने पॉइंट्स उसने प्राप्त किए, सी ने कितने गोल्स किए हैं और उसके लिए कितने पॉइंट्स उसको मिले, सब कुछ लिख देते हैं। बी ने कितने गोल किए, टोटल 6 यहां पे लिखा है बिल्कुल, और उसके फाइनली एंड में पॉइंट कितने थे, 6। सी ने कितने गोल्स किए, सी ने गोल्स किए आपके पास x + 2 यानी कि 7, और उसके चलते उसको पॉइंट्स कितने मिले, उसको पॉइंट्स मिले एंड में 8, क्योंकि माइनस मार्किंग भी हुआ ना। अब एक फाइनल टेबल बनाने का वक्त आ चुका है। इस सब को हटाओ। सर ये फाइनल टेबल क्या है, ये फाइनल टेबल एक ऐसा टेबल है जिससे आपको पूरे मतलब टूर्नामेंट का आइडिया मिल जाएगा कि टोटल ए ने कितने गोल्स किए, बी ने कितने गोल्स, सी ने कितने गोल्स किए, और साथ ही साथ उनको टोटल इस टूर्नामेंट में कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितने कितने पॉइंट्स आपको मिले, इतने कितने गोल्स किए, यहां पे 2 यहां पे 2, तो ए ने टोटल 4 गोल्स किए हैं। क्या ये चीज क्लियर है? बी ने टोटल गोल कितने किए हैं, बी ने यहां पे गोल किए 3, यहां पे गोल किए आपके पास 6, तो 6 3, बी ने कितने गोल किए, टोटल 9 गोल। सी ने टोटल गोल कितने किए, सी ने टोटल स्टार्टिंग वाले मैच में यहां पे किया 1 और यहां पे किया 7, मतलब सी ने टोटल गोल किए 8। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट्स कितने कितने आ रहे हैं जरा देख लेते हैं। ए ने यहां पे 1 पॉइंट और यहां पे 4 पॉइंट, मतलब टोटल ए ने 5 पॉइंट कमाए। क्लियर? बी ने यहां पे 4 पॉइंट और यहां पे बी ने 6 पॉइंट, तो 4 + 6 टोटल बी ने 10 पॉइंट कमाए। चलो क्लियर। और अगर मैं बात करूं सी की, तो सी ने यहां पे 0 पॉइंट और यहां पे 8 पॉइंट, तो सी ने टोटल 8 पॉइंट कमाए। तो पॉइंट टेबल्स के हिसाब से ये सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब उसने पहला सवाल मुझे क्या पूछा, उसने पूछा कि इफ रैंक 3 टीम रिसीव 60,000, अगर रैंक 3 टीम 60,000 रिसीव करता है प्राइज मनी एंड द रेशियो ऑफ द प्राइज मनी ऑफ रैंक 1 एंड रैंक 2 एंड रैंक 3 इज 8:5:3, अगर रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 का जो प्राइज मनी है वो 8:5:3 के रेशियो में है, देन इनमें से क्या करेक्ट है? सबसे पहले बताओ रैंक 1 कौन है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमा रहा है, फर्स्ट। रैंक 2 कौन है, सेकंड। रैंक 3 कौन है, थर्ड। सर इसको गोल्स के हिसाब से नहीं कर रहे, ये पॉइंट्स के हिसाब से क्यों? बेटा अंत में अरे गोल्स भी आपके हिसाब से जाओ तो भी ये विनर है, अरे वाह। लेकिन गोल्स के हिसाब से आपके जिंदगी में कभी करना मत, आप हमेशा किसके हिसाब से जाना, पॉइंट्स के हिसाब से जाना, क्योंकि टोटल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतता है या नहीं जीतता। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने ज्यादा छक्के लगाए, ये सुपर ओवर मतलब वो टाइप का टाई अप नहीं हुआ कि वो ऐसा चलेगा सीन। ठीक है, तो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। तो 10 8 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी सी ए आपका विनर का सीक्वेंस है, बी सी ए। उस हिसाब से इसको अगर 8 पार्ट, इसको 5 पार्ट, तो इसको 3 पार्ट मिलने चाहिए। रैंक 3 टीम को मिला कितना, रैंक 3 टीम को 60,000 मिला। 3 पार्ट अगर 60,000 है तो 1 पार्ट आपका 20,000 चल रहा है, तो सी को 5 × 20,000 यानी कि 1 लाख मिलना चाहिए, और बी को 8 × 20,000 यानी कि 1,60,000 मिलना चाहिए, या फिर 1.6 लाख मिलना चाहिए। देन इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट है? प्राइज मनी ऑफ टीम बी गेट्स रुपीज इज ग्रेटर देन 1,50,000, क्या बी का प्राइज मनी 1.5 लाख से ऊपर है? बिल्कुल, 1,60,000 है। बहुत बढ़िया, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि और भी आगे ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। डिफरेंस बिटवीन प्राइज मनी रिसीव्ड बाय टीम ए एंड बी इज इक्वल टू, ए और बी का जो आपका डिफरेंस, ए एंड बी इज इक्वल टू द प्राइज मनी रिसीव्ड बाय सी। ए और बी के बीच में जो अंतर है, जल्दी से बताओ, ए का कितना है 1,60,000, सॉरी बी का, ए का कितना है 60,000, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 1,60,000 और 60,000 के बीच में 1 लाख। क्या ये आपका सी रिसीव कर रहा है? बिल्कुल सी रिसीव कर रहा है 1 लाख, तो मतलब ये भी कंडीशन कंफर्म है। तो क्लियर आइडिया मुझे मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए एंड बी बोथ।
इसके बाद और सवाल में कुछ है नहीं। टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम ए इज व्हाट परसेंट लेस देन द स्कोर टोटल स्कोर्ड बाय टीम बी। ए ने कितना स्कोर कम किया बी से, कितने परसेंट कम किए बी से। ए ने 5, बी ने 10, कितना परसेंट? 50%। मुझे तो दिख रहा है, आपका पता नहीं, मेंस दे रहे हैं, शायद ये दिखेगा आपको। टीम बी वोन द टूर्नामेंट बाय हाउ मच परसेंट एज कंपेयर टू सी। बी सी से कितने पॉइंट से जीता है, परसेंटेज नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बी और सी का गैप कितने का है? 2 पॉइंट्स है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DI। एक बार पढ़ लीजिए इन सवाल को थोड़े आराम से। 3 DI आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सेशन को एंजॉय किए और आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर रहे होंगे। और बताओ, काफी बढ़िया सवाल है, कुछ वेटेड एवरेज का सीन नहीं है, एक बार समझ जाओ चीजों को, काम खत्म। स्कूल कंडक्ट एन एग्जाम इन विच देयर आर 2 पेपर्स रिटन एंड प्रैक्टिकल। एक स्कूल एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वहां पे 2 किस्म के पेपर है, रिटन है और प्रैक्टिकल है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द रिटन पेपर इज 80 और मैक्सिमम मार्क आपके प्रैक्टिकल पेपर के 60 है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने 4-5 पॉइंट आपको पकड़वा दिए कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम कितना है, जो मैक्सिमम आपका रिटन का है और प्रैक्टिकल का है, उनका सम। मतलब अगर रिटन 80 का है और प्रैक्टिकल 60 का है तो टोटल पेपर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 140 का होगा। टोटल मैक्सिमम वेटेज स्कोर कितना है? वेटेज परसेंटेज इनटू मैक्सिमम मार्क्स ऑफ रिटन पेपर। सर ये क्लियर नहीं है। मैंने कहा मेरा भी क्लियर नहीं है ऑनेस्टली। टोटल ऑब्टेन्ड वेटेज स्कोर, वेटेज सर ये भी मेरा क्लियर नहीं। मैंने कहा मेरा भी क्लियर नहीं है। तो सर आगे मैं छोड़ दिया। मैंने कहा वही तो गलती की है। अगर गए हो इतना मेहनत करके, थोड़ा आगे पढ़ लो। वेटेज परसेंटेज ऑफ रिटन एग्जाम इज 60% एंड वेटेज परसेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम इज 40%। काम खत्म। लॉजिकली अपने दिमाग में फिट कर दो। आपके 2 किस्म के पेपर हुआ करते थे, एक आपका था रिटन, एक आपका था प्रैक्टिकल। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्लियर है। रिटन पेपर 80 मार्क्स का हो रहा था और प्रैक्टिकल पेपर 60 मार्क का हो रहा था। उस हिसाब से उसने कहा कि टोटल पेपर का मार्क 140 होगा। वो हमने यकीन कर लिया पहले पॉइंट से। लेकिन आपका जो वेटेज स्कोर है वो ऐसा नहीं कि आपने 80 में से यहां पे 70 रख दिया, 60 में से यहां पे 50 रख दिया तो आपका वेटेज स्कोर आ जाएगा 70 + 50। नो, दिस इज योर ऑब्टेन्ड स्कोर। वेटेज स्कोर कैसे सर निकालेंगे? वेटेज स्कोर निकालने के लिए उसने मुझे कहा कि वेटेज परसेंट ऑफ रिटन एग्जाम इज 60%। मतलब जो भी आपका मार्क होगा टोटल 100%, वो रिटन से 60% कंट्रीब्यूट करेगा और वेटेज परसेंटेज ऑफ प्रैक्टिकल इज 40% और 40% प्रैक्टिकल का। ये नहीं होता था आपके स्कूल में। 100 मार्क का पेपर है, 70 मार्क का आपका थ्योरी पेपर होता था, प्रैक्टिकल रिटन पेपर, प्रैक्टिकल पेपर 30 मार्क का हो रहा था। वही चीज है कि आप जो भी लाएंगे उसका सिर्फ 60% ही कंसिडर। और लेकिन पेपर जब रिटन का हो रहा था वो 100 मार्क से हो सकता है, 90 मार्क से हो सकता है, 70 मार्क से हो सकता है। तो परसेंटेज में जब हम लाएंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम 60% ही इवैल्यूएट करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही इवैल्यूएट करेंगे। उस हिसाब से मैं आपको जो वेटेज, टोटल वेटेज स्कोर है, मैक्सिमम वेटेज स्कोर, वो भी दिखा देता हूं ताकि आपका शायद क्लियर हो जाए। मैक्सिमम वेटेज स्कोर कितने का चल रहा होगा? अगर आप टोटल 80 में से नहीं, इसका 60% लोगे तो इसका 60% से आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो 80 का 60% कितना होता है? 48 प्लस। अगर प्रैक्टिकल पेपर पूरा 60 का है लेकिन आप इवैल्यूएट कर रहे हो इसको सिर्फ 40 से, तो इसका 40%, 60 का 40% यानी कि 24। तो टोटल मैक्सिमम वेटेज स्कोर अगर कोई आपसे पूछे तो वो कितने का निकल के आ गया? 72। अभी थोड़े क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चाहिए मैक्सिमम वेटेज स्कोर, नहीं, अगर आपको ऑब्टेंड, कितना आपने वेटेज स्कोर ऑब्टेंड किया है वो निकालना है, तो चलो पहले मैं आपको समझा। अभी समझने से मुझे पता है कि कैसा समझा रहे हैं, थोड़ा वेट करो। A obtained 52 वेटेज स्कोर इन एग्जाम। तो A का जो आपका वेटेज स्कोर है, ये हम लिख देते हैं यहां पे 80, इसका साइड में यहां पे लिख देते हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पे हम वेटेज स्कोर लिख रहे हैं। उसने कहा A का जो वेटेज स्कोर है वो कितना है आपके पास? पूरा निकल के आया है 52 निकल के आया है। B obtained 52, अरे वेटेज स्कोर इन एग्जाम, B का भी 52, कुछ गलत तो नहीं है? हिंदी में एक बार देख लो। ए ने परीक्षा में 52 वेटेज स्कोर प्राप्त किए, बी ने परीक्षा, दोनों का सेम है, ठीक है, इन द एग्जाम। एंड ही गेट्स 55 मार्क्स इन द प्रैक्टिकल। एंड ही मतलब बी, ये जो है वो प्रैक्टिकल में 55 मार्क्स ला रहा है। सी ऑब्टेन 50 मार्क्स इन प्रैक्टिकल पेपर। सी जो है वो प्रैक्टिकल पेपर में 50 मार्क्स ला रहा है। डी ऑब्टेन 70 मार्क्स इन रिटन पेपर। डी जो है वो रिटन में 70 मार्क्स ला रहा है।
एंड ही गेट 75% इन प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में वो 75% ला रहा है। प्रैक्टिकल पेपर वो है कितने का? 60 का। 60 का 75% यानी कि 3/4 अगर आप निकालोगे तो ये हो गया कितना? 45, क्योंकि 4 गया है वहां पे 15 बार, 15 तिया 45। तो इतने मेरे पास डेटा अवेलेबल है। इतने से कभी मुझे डी का जरूरत हो रहा है क्या? उसने मुझे सी और बी का कहा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सी ने क्या करना है। अगर मुझे किसी ने कहा कि बेटा डी का प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे ऑब्टेन्ड वेटेज स्कोर निकाल के दिखा दो। एग्जाम्पल, डी का ऑब्टेन्ड वेटेज स्कोर कितना, बस इतना दिखा दो बेटा, मैं चैन से जी सकता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी पर्सन का ऑब्टेन्ड कितना वो वेटेज स्कोर ऑब्टेन्ड किया है, टोटल ऑब्टेन्ड वेटेज स्कोर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? वेटेज परसेंटेज इनटू ऑब्टेन्ड मार्क्स इन रिटन पेपर। मतलब रिटन पेपर का मार्क को रिटन पेपर का जितना वेटेज है उसके साथ, उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं किसी के साथ 20% मल्टीप्लाई कर दूं मतलब मैं उसका 20% निकाल रहा हूं। मतलब बात सिंपल है, जितना आपने रिटन पेपर में रखा होगा स्कोर, उसका वेटेज परसेंटेज निकाल दो। अब वेटेज परसेंटेज रिटन एग्जाम का कितना है? 60%। मतलब वेटेज में रिटन में आपने जितना मार्क रखा उसका 60% निकाल दो, प्लस जो आपने प्रैक्टिकल में रखा, प्रैक्टिकल का वेटेज कितना है? 40%, उसका 40% निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। सर अब भी क्लियर नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां पे वेटेज रिटन का 60% है, मैंने कहा प्रैक्टिकल का 40% है। हाँ, डी ने रिटन में कितना रखा? सर डी ने रिटन में 70 रखा। रिटन का परसेंटेज, वेटेज परसेंटेज कितना है? 60%। आप सिर्फ इसका 60% लो, इवेलुएट करो। प्लस प्रैक्टिकल में डी ने कितना रखा? सर 45 मार्क्स रखा। उसका अगर मैं वेटेज निकालूंगा, प्रैक्टिकल का वेटेज 40% है, मैंने कहा इसका और इसका जो वेटेज परसेंटेज के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड कर दो। जैसे कि 70 का 60%, ये 42 मुझे तो दिख रहा है। 45 का 2/5, 5 ये गया तो 9, 18। तो 42 प्लस 18 यानी कि इसका जो ऑब्टेन्ड वेटेज स्कोर है डी का वो कितना है? 60। मतलब कुछ था? कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि उसके रिटर्न के साथ 60% यानी कि उसका 3/5 ऐसा भी आप कर सकते थे, और इस 45 का 40% यानी कि 2/5 ऐसा भी आप कर सकते थे। डायरेक्ट इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वेटेज मेरे पास ऑलरेडी निकल के भी आ गया। अरे वाह, मैंने आपको एग्जांपल दिया और भगवान ने मेरा भला कर दिया। देखो, एक चीज ब्लैंक था वो मैंने निकाल दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, कर भला तो हो भला, सच्ची में। अब चले आगे। इफ सी ऑब्टेन्ड 65 वेटेज स्कोर इन एग्जाम, अगर सी ने 65 वेटेज स्कोर ऑब्टेन किया है एग्जाम में, मतलब ये वो दे रहा है और सिर्फ इसी पर्टिकुलर बीट के लिए, तो बताओ देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन रिटन पेपर टू दैट ऑफ बी इन रिटन पेपर। देन सी कितना रख रहा है रिटन पेपर में और बी कितना रख रहा है रिटन पेपर में? बी ये वाला। अब बी का रिटन पेपर तो आप पहले से निकाल सकते थे। कैसे? मैंने अभी जो सिखाया उसके। तो इस 65 को अभी के लिए इग्नोर करो। जितने लोगों का क्लियर है पहले इधर आओ, हम बी का रिटन स्कोर निकाल के टेबल भर देते हैं, कन्फर्म वाला। तो हम भरने गए। हम जब भरने गए तो ये सपोज हमने रिटर्न मार्क ले लिया बी का x, तो हमें उसका वेटेज स्कोर कैसे मिलता? x का 60% यानी कि x का 3/5। हाँ सर, बात तो सही है। प्रैक्टिकल मार्क 55 का 40% यानी कि 2/5। हाँ सर, इसी का ही जो सम है ये बराबर होना चाहिए 52 का। बिल्कुल सर। तो मैंने यहां पे देखा कि x का, यहां पे लिख रहा हूं, x का 3/5 प्लस 55 का 2/5, ये जो सम है वो 52 आना चाहिए। ये गया यहाँ पे 11, 11 दूनी हो गया 22, 52 से 22 गया 30, 30 हो गया x का 3/5, 3 यहाँ पे गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया? बड़ा खूबसूरत सा 50। x हमने क्या लिया था? b का रिटर्न। तो b का रिटर्न हमारे पास फिक्स्ड है, कंफर्म है 50। देखा, देखने के लिए भयंकर लेकिन नया पैटर्न का है तो इजी ही है। ठीक है, इतना तक डेटा हमने निकाल लिया। और कोई डेटा हम निकाल पाएंगे क्या? और कोई डेटा हम निकाल नहीं पाएंगे। अब जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सवाल का जो डेटा है जिसको मैं बाद में मिटाते मिटाते चलूंगा। इस सवाल में उसने मुझे क्या कहा कि उसने 65 वेटेज स्कोर ऑब्टेन किया है, किसमें? सी में। तो मुझे बताओ कि आपका जो रेशियो है किसका, जो मार्क्स ऑब्टेन किया है सी ने रिटर्न पेपर में और बी ने रिटर्न पेपर। बी का रिटर्न पेपर तो इत्तेफाक से हमने निकाल भी दिया, बस ये वाला निकालना है। ये वाला कैसे निकालेंगे? अब मैं इसको ले लेता हूं x। सर वो तो लिए थे x, अरे वो काम खत्म हो चुका है ना उसका। नहीं तो आप अपने हिसाब से जाओगे तो उसको y ले लो, कोई नहीं। जो सी ने y रिटर्न में स्कोर किया उसका वेटेज 60% रहेगा तो उसका 3/5। हाँ सर, प्लस प्रैक्टिकल में कितना स्कोर किया? 50। प्रैक्टिकल का वेटेज कितना रहता है? 40%, उसका 2/5। मिलाने से आपका जो सी का वेटेज स्कोर रहता है वो कितने का आ जाएगा? 65। ये गया यहाँ पे 10,
ये हो गया 20, 65 से 20 गया 45, y का 3/5 अगर 45 तो 3 गया यहाँ पे 15, y का वैल्यू कितना आ गया 75। मतलब ये जो इसका वेटेड स्कोर हमने निकाला वो 75 आ गया। अब इसके वेटेड स्कोर और इसके वेटेड स्कोर के बीच में रेशियो निकालना है। बस देखो कि कौन सा पहले कौन सा बाद, C और B। तो C का वेटेड स्कोर 75, 50, तो रेशियो कितने का आ गया 75:50, यानी कि 25 में काटूंगा 3, 25 में काटूंगा 2, तो रेशियो निकल के आ गया 3:2। हो गया काम खत्म। खूबसूरत। अगला सवाल क्या कह रहा है, कितने सवाल है, चलो। इफ डी स्कोर्ड 7 होल 1/7% मोर मार्क्स इन रिटन पेपर, तो यहां पे इस ब्लू को हटा दे क्योंकि वो इस प्रीवियस सवाल का डेटा था, हम उसको नहीं लेके चलेंगे। मिसिंग डीआई का यही खासियत रहता है, जो दिया है बस उतना लेके चलो, सवाल के सवाल वैरी करो। डी अगर 7 होल 1/7% मोर ज्यादा स्कोर करता रिटन पेपर में, तो डी ने रिटन में स्कोर कितना किया है 70। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 7 होल 1/7 होता क्या है, ये आपका होता है 1/14। तो अगर मैं 14 पार्ट में से एक पार्ट ज्यादा स्कोर करूंगा तो मतलब मैं 15/14 स्कोर किया हूं। 14 यहां पे गया 5, 5 15 गुना हो जाएगा, तो 75 मार्क डी ने स्कोर किया होगा रिटन में। एंड सी स्कोर्ड 60 मार्क्स इन रिटन पेपर, और सी जो है वो अगर 60 मार्क्स रिटन पेपर में स्कोर कर रहा है, ये अब बन चुका है 75 और ये अब बन चुका है 60। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर ऑफ सी एंड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द मैक्सिमम वेटेड स्कोर। अब मैक्सिमम वेटेड स्कोर तो हमने निकाल रखा है कितना 72, तो उसके लिए भी मेहनत करना नहीं है हमें बस देखना है कि जो आपका ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर सी का है और डी का है उनके बीच में डिफरेंस। अब सी का ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। तो 60 का 60% यहीं पे निकाल दें प्लीज। तो 60 का 60% यानी कि 36 प्लस 50 का 40%, 50 का 40% यानी कि 20, तो इसका ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर कितना आ गया 56। इसका ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर कितना आएगा 75 का 3/5, 75 का 3/5, ये थोड़ा करना पड़ेगा। ये आ गया 15, 15 तिया ये हो गया आपके पास 45 प्लस 45 का 2/5, 45 का 2/5 अगर मैं करूंगा 9 दूनी 18, 18 ये हो गया तो ये 53, 63, इसका वेटेड स्कोर आ गया मेरे पास 63। इन दोनों के वेटेड स्कोर का जो डिफरेंस है 56 और 63 का जो डिफरेंस है वो कितने का है 7। यही जो ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर का जो डिफरेंस है ये कितना परसेंट है जो मैक्सिमम वेटेड स्कोर है। मैक्सिमम वेटेड स्कोर मैंने निकालना सिखा दिया था, सिर्फ 80 का 60% और 60 का 40% करना है क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो 72 का अप्रोक्सीमेटली अगर कितना परसेंट है, तो अप्रोक्सीमेशन में मैं कह सकता हूं कि इसको अगर मैं 70 ले लूं तो 7 यहां पे 10 कैंसिल हुआ तो ऑलमोस्ट ये 10% के अप्रोक्स आ रहा है। तो करेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेशन में के साथ में जा सकता हूं 10%। बहुत ही सिंपल सा सवाल। If A scored 12% more in written paper than B, तो सबसे पहले तो ब्लू वाले हटाओ क्योंकि ब्लू वाले डेटा टेम्पररी थे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बाकी कभी वो काम नहीं आने वाले। ठीक है, तो गंदगी को मैंने हटा दिया जितना हो सके। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि अगर A 12% ज्यादा स्कोर करेगा रिटन पेपर में देन B, तो B रिटन पेपर में कितना स्कोर कर रहा है देखो जरा 50 का 12% कितना होगा 6, तो A ने रिटन पेपर में कितना स्कोर किया होगा 56। देन बोला गया देन फाइंड द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय A इन प्रैक्टिकल पेपर, देन A ने प्रैक्टिकल पेपर में कितना स्कोर किया होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल में उसने, सपोज मैं ये मान लेता हूं कि उसने X स्कोर किया है, बिल्कुल अगर मैं कहूं तो 56 का आपको क्या निकालना है रिटन पेपर का 60% यानी कि 3/5 और प्रैक्टिकल में जो स्कोर किया है उसका 40% यानी कि 2/5 निकालने के ऐड करने के बाद A का जो वेटेड स्कोर आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा 52। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 56 into 3 168, इसको अगर मैं डबल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 160 का डबल 320, 16 336 33.6। 33.6 को अगर मैं यहां पे लेके माइनस करूंगा तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 6.4 होने से 40 और साथ ही साथ 12 यानी कि 18.4 माइनस करने के बाद, और ये बराबर हो जाएगा x का 2/5। तो मुझे करना है x का 18.4 इंटू 5/2, 2 में कैंसिल करूंगा तो ये 9.2 का 5 टाइम्स 9 का 5 टाइम्स 45.2 का 5 टाइम्स 1 46। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि ए ने प्रैक्टिकल में 46 मार्क्स स्कोर किए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो चौथा डीआईबी है आपको काफी मजेदार लगा होगा, काफी बेहतरीन लगा होगा। एक और लॉजिकल सवाल के साथ हम आपके सामने प्रकट है।
4 योगा ट्रेनर्स पढ़ के एक बार प्लीज ट्राई करना, यही रिक्वेस्ट है बेटा, नहीं तो कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। 4 yoga trainers ABCD take classes in a month. Pie chart shows the total hours distribution taken by these all 4 trainers to take classes. Read the data carefully and answer the questions. उसने कहा कि आपके 4 योगा ट्रेनर्स हैं, वो एक महीने में क्लास ले रहे हैं। टोटल कितने घंटे के क्लास ले रहे हैं? 60 घंटे के क्लास ले रहे हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है 20%, अगर मैं निकालूं 60 का तो 12 घंटे का क्लास ए ने लिया होगा। 25% 1/4 निकालूंगा 60 का तो 15 घंटा क्लास बी ने लिया होगा। 50% निकालूंगा 60 का आधा यानी कि 30 आवर्स का क्लास सी ने लिया होगा। 5% यानी कि 10% 6 का आधा 3 घंटे के लिए क्लास डी लिया होगा। अब अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि इतने घंटे के जो क्लासेस लिए वो एक फिक्स पैटर्न कुछ फॉलो किए हैं, क्या? दे टेक क्लासेस फॉर 1 आवर बेसिक क्लासेस, 2 आवर रेगुलर क्लासेस एंड 3 आवर एडवांस क्लासेस। वो बेसिक क्लासेस अगर लेंगे तो वो 1 घंटे का होगा, रेगुलर क्लास अगर लेंगे तो वो 2 घंटे का होगा, एडवांस क्लास अगर वो लेंगे तो वो 3 घंटे का होगा। नो ट्रेनर कैन लीव क्लास बिफोर टाइम एंड कैन नॉट टेक क्लास फॉर एनी एक्स्ट्रा टाइम। ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए पॉइंट दिया, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप बोलेंगे सर 1 घंटे का बेसिक क्लास अगर मैं 45 मिनट में निपटा दिया तो, 2 घंटे का क्लास मेरा मन किया अगर 2.5 घंटे ले लिया तो। इसीलिए उसने कहा कि कोई क्लास 1 घंटे जो है मतलब 1 घंटे है, अपने मन मर्जी कुछ भी नहीं। डी डज नॉट टेक एनी रेगुलर क्लासेस, ये फिक्स्ड है कि डी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं लेता। ही विल टेक आइदर बेसिक और एडवांस क्लासेस। तो ये याद रखना है, ये या तो बेसिक क्लास लिया होगा या तो एडवांस क्लास, वो रेगुलर क्लास तो लेता नहीं है। अब अगर मैं सवाल की ओर जाऊं तो हम देखेंगे सवाल हमने क्या देखा। If A takes twice basic classes then advanced classes, तो A ने कुछ आपके बेसिक क्लासेस लिया होगा, कुछ रेगुलर क्लासेस लिया होगा, कुछ एडवांस क्लासेस लिया होगा, और टोटल इन सबको मिलाने से A ने कितने घंटे के क्लासेस लिए हैं? A ने टोटल 12 घंटे के क्लासेस लिए हैं टोटल टाइम, ये तो हमें पता है। देन फाइंड द नंबर। अगर A एडवांस बेसिक क्लास जो है वो एडवांस का अगर दुगना लेता है तो आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय A, तो वो कितने क्लासेस कुल मिला के लेता है। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि उसने एडवांस क्लास सपोज x लिया होगा तो उसने बेसिक क्लास कितना लिया होगा? उसका डबल यानी कि 2x लिया होगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर x एडवांस क्लास ले रहे हो तो बेसिक उसका डबल 2x। क्या आपके पास रेगुलर के बारे में कोई आइडिया है? नहीं, तो मैं ये मान लेता हूं कि उसने y रेगुलर क्लासेस लिया होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कि अगर मैं एक बेसिक क्लास लूं तो एक बेसिक क्लास 1 घंटे का होता है, एक रेगुलर क्लास 2 घंटे का होता है और एक एडवांस क्लास 3 घंटे का होता है, ये मैंने देखा। तो जितने भी आप बेसिक क्लासेस लोगे तो टोटल टाइम कितने का आप ले रहे हो? क्लास इंटू का 1। अगर मैं 7 क्लास लूंगा तो 7 इंटू 1 7 आवर्स। 9 क्लास लूंगा 9 इंटू 1 9 घंटे का। लेकिन रेगुलर का बात कुछ अलग है। एक क्लास जो है वो 2 घंटे का चल रहा है। अगर आप 2 क्लासेस लोगे तो 2 दूनी 4, 8 क्लासेस लोगे 8 दूनी 16, 9 क्लासेस लोगे 9 इंटू 2 18, तो y क्लासेस लोगे तो y इंटू 2y आवर्स का आप क्लास ले रहे हो। और एक एडवांस क्लास अगर 3 घंटे का है तो जितने x एडवांस क्लासेस लिए हैं उसका इंटू 3 टाइम के लिए आपने क्लास लिया होगा। अब इन तीनों का टोटल सम जो है वो 12 आना चाहिए। जब मैंने इनको ऐड किया तो मैंने देखा ये 2x है, ये 3x है, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। अब सर ये तो एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसके लिए तो दूसरा इक्वेशन चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं, ऑप्शन भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो मैं यहां से हिट एंड ट्रायल से जाऊंगा। अगर मैं हिट एंड ट्रायल को डालूं तो x को जो क्लासेस है वो 1 2 3 ऐसे करके गए होंगे, सिर्फ 0 भी हो सकता है, 0 होता, लेकिन तब इस बात का और कोई सेंस नहीं रहेगा कि डबल क्लासेस एडवांस है। वो खुद कह रहा है डबल क्लासेस मतलब देयर शुड बी सम एडवांस क्लासेस सो दैट वी कैन टेक इट एज डबल। तो सम मतलब मैं x का वैल्यू मिनिमम 1 से स्टार्ट कर सकता हूं, बट जब मैंने x को 1 डाला तो 5 इंटू 1 5 बन गया, 5 इधर गया तो 12 से माइनस होने के बाद 7 बन गया, 2y अगर 7 तो y का वैल्यू 3.5 आ गया, मतलब 3.5 रेगुलर क्लास। ऐसा नहीं हो सकता, रेगुलर क्लासेस शुड आइदर शुड बी 3 और शुड बी 4, इट शुड बी ए होल नंबर, क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपका यहां पे ये कंडीशन वैलिड कर गया। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 2x इज इक्वल टू, कहीं मैं 2x का वैल्यू ले लूं तो 5 दूनी 10, 10 अगर इधर माइनस होगा 12 से तो 2, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। कुछ सेंस आ रहा है? अगर कुछ सेंस आ रहा है तो मैंने ये कहा कि हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो 5 इंटू 2 ये 10 हो गया, प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू 12 हो गया, 2y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया।
बट सर x2 और y1 थोड़ा और बढ़ाओ और कहीं आगे सेटिस्फाई करे, तो जब आप नेक्स्ट x का वैल्यू डालोगे 3 तो ये 5 into 3 ऑलरेडी कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 घंटे के क्लासेस यहां पे ही मिल जाएंगे। लेकिन टोटल ए ने कितने घंटे के क्लासेस लिए 12, तो और आगे पॉसिबल नहीं है। तो x का इकलौता वैल्यू पॉसिबल था 2, और x का इकलौता 2 वैल्यू पॉसिबल होने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय a। तो यहां पे उसने x क्लासेस लिए हैं एडवांस, x का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, तो 2 एडवांस क्लासेस लिए हैं। बेसिक क्लासेस डबल 2x यानी कि 2 into 2 4 लिए गए होंगे। रेगुलर क्लासेस y का वैल्यू 1 तो 1 लिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 4 + 1 5 + 2 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 7 और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स विल बी 12 आवर्स। तो आपको क्लासेस पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी 7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ था कुछ नहीं, बस सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं, लॉजिकल यही आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगले महीने डी टेक्स 10 आवर्स क्लासेस, डी ने 10 घंटे के क्लास लिए। डी के बारे में एक जानकारी दे दूं कि बेटा डी जो है वो रेगुलर क्लास तो लेता ही नहीं है, एंड ही यूजेस 3 आवर्स एट द सेम पैटर्न एज प्रीवियस मंथ। प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि डी टोटल क्लास कितना लेता है 3 घंटे का, और वो आपका बेसिक नहीं तो एडवांस क्लास लेता है, रेगुलर क्लास वो लेता ही नहीं। तो ये दोनों चीजों का हमने आइडिया लगा लिया। अब उसने क्या कहा, इफ नंबर, और ये 3 घंटे अगर वो प्रीवियस पैटर्न में ले रहा है तो या तो ऐसा हुआ होगा वो आपका 3 1 घंटे वाले बेसिक क्लास लिया होगा, नहीं तो 1 3 घंटे वाला एडवांस क्लास लिया होगा। देखते हैं इसका कोई सीन बनता है या नहीं, इतना तक मैं रखा रहता हूं। 3 बेसिक्स और 1 एडवांस, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसने कहा इफ नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस एंड टेकन बाय डी इन नेक्स्ट मंथ इज ट्वाइस द एडवांस क्लासेस। वो तो सिर्फ 2 ही किस्म का क्लास लेता है, रेगुलर तो लेता ही नहीं है। तो बेसिक क्लास जो है वो अगर एडवांस का दुगना है, ये तो आप लोग कर ही पा रहे होंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड एडवांस क्लासेस टेकन बाय हिम द नेक्स्ट मंथ। तो अगर उसने x एडवांस क्लास लिया तो बेसिक क्लास उसने कितना, प्रीवियस सवाल की तरह 2x। हर एक बेसिक क्लास 1 घंटे का चलेगा, हाँ सर। हर एक एडवांस क्लास 3 घंटे का चलेगा, हाँ सर। यहां पे टोटल टाइम इसने कितना डिवोट किया होगा 2x, यहां पे टोटल टाइम इसने कितना डिवोट किया होगा 3x। टोटल 2x + 3x अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा 5x, और 5x बराबर कितना हो जाएगा 3 नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगले मंथ की बात की जा रही है, और जिस अगले मंथ की बात की जा रही है उस महीने 10 घंटे डी ने क्लास लिया है। तो उस हिसाब से x का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आ गया 2। x का वैल्यू 2 निकलते ही क्या मैं ये कह सकता हूं कि एडवांस नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास कितने निकल के आ जाएंगे, x डायरेक्टली आ जाएगा 2, और बेसिक नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास कितने निकल के आ जाएंगे 4। और 4 और 2 होते ही मैं ये कह सकता हूं कि उसने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एडवांस क्लास टेकन इन द नेक्स्ट मंथ वो कितना हो जाएगा, 4 और 2 के बीच में अंतर 2। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। और 4 और 2 निकलते ही या तो ये हो सकता है कि उसने प्रीवियस महीने 3 बेसिक क्लास लिए होंगे, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड, इस महीने में वो 3 में बेसिक क्लासेस ले रहा है, और पिछले महीने अगर उसने 1 एडवांस क्लास से लिपटा दिया होगा तो इस महीने में भी वो 1 एडवांस क्लास ले रहा है, मतलब वो पैटर्न तो चल ही रहा है, तो इसमें कोई इश्यूज है नहीं। तो ये आपके डिफरेंस हो गए हैं 2, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। उसने कहा कि B एंड C टेक्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। B और C जो है ना वो सारे के सारे किस्म के क्लासेस लेते हैं, मतलब बेसिक भी लेते हैं, रेगुलर भी लेते हैं और एडवांस भी लेते हैं। बेसिक क्लासेस टेकन बाय B इज इक्वल टू द रेगुलर क्लासेस टेकन बाय हिम। जितना वो B बेसिक क्लासेस लेता है उतना ही रेगुलर क्लासेस लेता है। तो क्या इसको मैं x और x कह सकता हूं? बिल्कुल। एंड C टेक्स 4 रेगुलर क्लासेस इन द मंथ, और C जो है वो 4 रेगुलर क्लास ले सकता है एक मंथ में। C जो है वो 4 रेगुलर क्लास लेता है मंथ में, ये फिक्स्ड है, ना ऊपर ना नीचे। 4 रेगुलर क्लास, हर रेगुलर क्लास 2 घंटे का होता है, ये मैं आपको याद दिला दूं आपके जानकारी के लिए। तो अगर हर रेगुलर क्लास 2 घंटे का होता है तो ये 4 दूनी कितने घंटे के रेगुलर क्लास चले गए C के? 8 घंटे के तो रेगुलर क्लास चले गए, कन्फर्म इन द मंथ। इफ नंबर ऑफ एडवांस क्लासेस टेकन बाय B एंड C आर सेम, अगर एडवांस क्लास जो आपके B और C ले रहे हैं वो अगर सेम है, तो यहां पे अगर Y एडवांस क्लास लिए जा रहे हैं तो यहां पे भी आपके C ने भी Y एडवांस क्लास लिया होगा। देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक क्लासेस टेकन बाय C। देन आपका जो C का मिनिमम बेसिक क्लासेस है उसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम। भैया एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितने बेसिक क्लासेस उसको लेने होंगे। सबसे पहले मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि एक पॉइंट आपको दिया गया था
पहले मैं विदाउट इक्वेशन कर रहा हूं, फिर इक्वेशन अगर जरूरत पड़ा तो करेंगे। पहले मैं लॉजिकली इस चीज को समझाऊंगा, क्योंकि जितने आप लॉजिकली समझेंगे ना तो जो भी सवाल आएंगे आप खुद कर पाएंगे। सारे के सारे क्लासेस टाइप्स के क्लासेस लेना मैंडेटरी है? हाँ सर। ये 8 घंटे में कोई कटौती हो पाएगा? नहीं सर, 4 तो आपको रेगुलर क्लासेस लेने हैं। अगर मैं मान लूं कि मैंने मिनिमम एक एडवांस क्लास ही लिया होगा तो 1 × 3 इसका कितना घंटा हो गया होगा? 3 घंटा। तो 8 + 3 मेरे कितने घंटे जा चुके हैं टोटल? 8 + 3 ऑलरेडी सी के 11 घंटे तो इधर ही जा चुके हैं। सी की अगर मैं बात करूं और बी की अगर मैं बात करूं तो बी आपका टोटल 15 घंटे का क्लास लेता है और सी जो है वो टोटल 30 घंटे का क्लास लेता है। ये चीज मैंने अपना यहां पे साइड रख दिया कि बी जो है वो टोटल 15 आवर्स का क्लास लेगा, ये साइड में रखो, और सी जो है वो टोटल आपका 30 आवर्स का क्लास लेगा। यहां तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो अगर सी 30 आवर्स का क्लास लेगा, अगर 11 आवर्स के उसको बेस रेगुलर और एडवांस क्लास तो लेने ही लेने हैं, इतने जाने के बाद अगर मैं बाकी पूरा का पूरा टाइम उससे बेसिक क्लास ले लूं तो मैक्सिमम वो कितने बेसिक क्लास ले सकता है? 30 घंटे में से 11 घंटे जाने के बाद 19 घंटे बचे हैं और एक क्लास बेसिक का 1 घंटा है, तो 19 घंटे में वो 19 क्लास मैक्सिमम ले सकता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि या तो ये अरे 3 है, छोड़ो, इसके कोई मतलब कोई सेंस नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस जो हम ले सकते हैं वो कितने के बराबर है? मैक्सिमम हम 19 क्लासेस तो बेसिक के ले ही सकते हैं। अब मिनिमम की बात आ रही है। अब जब हम मिनिमम करने के लिए गए तो मैंने ये कोशिश किया कि हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम वाई यानी कि मैक्सिमम, ये तो फिक्स्ड है 8, हम जब आके में इस एडवांस को मिनिमम पे पहुंचाए, मिनिमम 1 होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम का कंडीशन ये होता है। अब जिस कंडीशन पे मैं एडवांस क्लास मैक्सिमम पे पहुंचा दूंगा, ये मिनिमम था, जब मैं एडवांस क्लास मैक्सिमम पे पहुंचा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बेसिक क्लास है वो मिनिमम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सम आपका कांस्टेंट है 30। तो अब अगर मैं मैक्सिमम पहुंचाने के लिए जाऊं तो y का इंपैक्ट इस वाले कंडीशन में भी रह रहा है। इस वाले कंडीशन पे जब मैंने नजर डाला तो मैंने ये देखा कि हार्डली अगर मैं हर टाइप का एक एक क्लास लूंगा तो मैंने एक बेसिक क्लास लिया होगा, यहां पे मैं देख लेता हूं मिनिमम, हाँ सर। यहां पे मैंने एक रेगुलर क्लास लिया होगा, हाँ सर। एक बेसिक क्लास 1 घंटे का मतलब 1 घंटा मैंने यहां दिया होगा। एक रेगुलर क्लास 2 घंटे का मतलब 2 घंटे मैंने यहां दिया होगा। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो बी के 15 घंटे से अगर 3 घंटे के बेसिक और रेगुलर क्लास होने मिनिमम कंफर्म है तो मैं मैक्सिमम बाकी 12 घंटे बी को एडवांस क्लास करने दे सकता हूं। अगर बाकी का पूरा 12 घंटे वो ले लेगा एडवांस क्लास करने में, तो हर एडवांस क्लास अगर 3 घंटे का है तो वो मैक्सिमम कितना एडवांस क्लास ले सकता है? 4। मतलब वाई जो रूप धारण कर सकता है वो मैक्सिमम 4 का है। सर थोड़ा और एक बार थोड़ा और लॉजिकली समझाइए। अरे वाई 5 हो नहीं सकता सर, कैसे? अगर वाई 5 हो जाएगा तो अगर मैं एडवांस क्लास बी से 5 करवा दूं तो 5 दिया 15 घंटा जो उसके टोटल है वो तो सिर्फ एडवांस क्लास करते करते निकल जाएंगे ना, वो और बेसिक और रेगुलर क्लास कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसको सारे के सारे क्लासेस करने। हाँ हाँ सर अब समझ आया। तो वाई जो मैक्सिमम कंडीशन है वो 4 का ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर फिर भी आपको डाउट है कि सर वाई फिर भी मुझे 4 का थोड़ा सीन और एक बार समझाओ प्लीज, तो मैं आपको बता रहा हूं कि x बेसिक क्लासेस एक क्लास 1 घंटे का, तो टोटल x आवर्स के बेसिक क्लास लेंगे, हाँ सर। x रेगुलर क्लासेस हर क्लास 2 घंटे का, तो 2x आवर्स के मैं रेगुलर क्लास लूंगा, हाँ सर। हर एडवांस क्लास 3 घंटे का, ऐसे अगर मैं y एडवांस क्लास लूंगा तो टोटल 3y आवर्स का लूंगा, हाँ। ये टोटल सम कितना होना चाहिए? 15। x + 2x 3x + 3y कितना होना चाहिए? 15। जो इक्वेशन फ्रेम करना हम सीखे थे। x + y कितना हो जाएगा? 3 कैंसिल होने के बाद 5। मतलब x और y का जो सम है वो मैक्सिमम 5 हो सकता है। अगर मैं मैक्सिमम y को 5 रखने की पूरी कोशिश कर दूंगा तो उस कंडीशन पे x 0 हो जाएगा, और x 0 मतलब ये कंडीशन वायलेट कि मैं कोई भी बेसिक और रेगुलर क्लास ले नहीं रहा, बट लेना है, तो y मैक्सिमम 4 और ये 1 हो सकता है। अब तो खुश, इक्वेशन से भी बता दिए, 3 ही तरीके के लॉजिकल। चलो आगे। अगर y मैक्स 4 का रूप धारण कर सकता है तो 4 यहां पे भी मैं मैक्सिमम करवा सकता हूं, क्योंकि y यहां पे जो है यहां पे वही होगा। तो मैक्सिमम अगर मैं c से भी 4 एडवांस क्लास करवाऊंगा तो 4 तिया कितने घंटे का जाएगा? 12 घंटे। 12 और 8 मेरे रेगुलर और एडवांस में अब भी 20 घंटे जा चुके हैं, अब भी 10 घंटे बचे। ये 10 घंटे मैं कम से कम इसको तो दे ही सकता हूं, ठीक है, मैक्सिमम इसको दे सकता हूं। तो अगर मैं इसको दे सकता हूं 10 घंटे, तो एक बेसिक क्लास अगर 1 घंटे का है तो 10 घंटे के बेसिक क्लास के लिए मुझे 10/1 मुझे 10 बेसिक क्लास मिनिमम लेने पड़ेंगे।
तो मतलब कंडीशन क्लियर है कि अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो मिनिमम मुझे 10 क्लासेस बेसिक के लेने पड़ेंगे, किसको, सी को, तब जाके ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। और मैक्सिमम आपको 19 क्लास ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 19 से ज्यादा जाऊं तो देखो क्या क्या सीन बन रहा है। अगर मैं 19 से ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा तो और मेरे पास एडवांस क्लास के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैक्सिमम में 19 जा सकता हूं। अगर मैं y को 4 से ऊपर डाल दूंगा तो ये कंडीशन क्लियर नहीं है, तो y मैक्सिमम में एडवांस क्लास 4 ले सकता हूं और ये क्लास 4 ले सकता हूं, तो ये 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12, मतलब मैक्सिमम में यहां तक 20 घंटे का ही सफर तय कर सकता हूं रेगुलर और एडवांस से। तो बाकी के पूरे टाइम कम से कम मुझे बेसिक में 10 घंटे तो अपने 30 में से निकालने ही निकालने होंगे। तो लॉजिकल सवाल था, काफी बेहतरीन, ये पेपर में अगर आपके आ जाए तो होश उड़ा देगा। तो 10,19 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये डीआई भी आपका क्लियर है। एक और छोटा सा डीआई करके जाते हैं मिक्सचर्स का, काफी इजी है, इसको आप देख सकते हो कैसे करना है। जो दिखता है वो होता नहीं, डिसऑनेस्ट देख के आप लोग भाग जाएंगे, लेकिन डिसऑनेस्ट का कोई रोल है नहीं। ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर इन मिल्क, कुछ वाटर उसने मिल्क में मिलाया, एंड सोल्ड इट टू 3 पर्सन PQR इन सेम ऑर्डर, और उसको सोल्ड किया PQR सेम ऑर्डर, मतलब पहले वो P को सेल किया, फिर Q को, फिर R को। आफ्टर मिक्सिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:1, तो उसने जब बेचा स्टार्ट किया तो उसने मिल्क और वाटर के बीच में जो रेशियो था वो कितना रखा था, 5:1 का रखा था। टेबल गिवन बिलो शो हाउ द एक्सचेंज टुक प्लेस, टेबल जो है वो कैसे एक्सचेंज कर रहा है वो दिखा। मिल्कमैन सोल्ड 120 लीटर्स टू पर्सन P, मिल्कमैन जो है वो 120 लीटर पर्सन P को सोल्ड किया, एंड देन ही एडेड 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, उसके बाद उसने 80 लीटर्स का मिल्क ऐड किया, 0 लीटर्स ऑफ वाटर, फिर उसने 0 लीटर्स, कुछ वाटर ऐड नहीं किया, और देन उसके पास मिक्सचर बचा 560 का। इसी 560 का मिक्सचर लेके वो किसके पास गया होगा, सीक्वेंस आगे कंटिन्यू करेगा, सेम फॉर बी एंड सी, बी क्यू के पास गया होगा, अरे सेम फॉर बी एंड सी नहीं, ये होगा आपके पास पी क्यू आर ना, ये पी एंड क्यू होगा, सॉरी बी एंड सी नहीं, क्यू एंड आर होगा, ठीक है। क्यू और आर के पास 560 के साथ आया, वाई बेच दिया, फिर 80 का मिल्क मिला दिया, फिर 10, फिर मिक्सचर इतना बचा, फिर लेके गया आर के पास, इतना बेच दिया, इतना ऐड किया, इतना, फाइनली बचा जेड, इतना। तो चलो देखते हैं हम कहां कहां पहुंच पाते हैं। सबसे पहले सफर यहीं से शुरू करना है कि बेटा आपके पास जो स्टार्टिंग था मिक्सचर, उसमें आपके पास मिल्क और वाटर किस रेशियो में था, सर उसमें हमारे पास मिल्क और वाटर 5:1 के रेशियो में था। आपने उसमें से कितना बेच दिया, सर हम पहले गए पी के पास, हम पी को बेच दिए 120, मैंने कहा बहुत जबरदस्त। बेचने के बाद भी आपका ये मिल्क वाटर का रेशियो चेंज हुआ होगा क्या, नहीं सर वही रहा होगा 5:1। फिर आपने क्या किया, सर फिर तो हमने 80 लीटर्स का मिल्क ऐड किया और 0 लीटर्स का वाटर ऐड किया। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, सर उसके बाद मेरा जो फाइनल मिक्सचर नहीं है, वो फाइनल मिक्सचर मेरा 560 लीटर्स का बन गया। मैंने कहा ये रेशियो देता तो मजा आ जाता, सर बिल्कुल मजा आ जाता। तो मैंने कहा रेशियो नहीं देने से भी कोई फर्क पड़ता, नहीं सर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है। मैंने कहा क्या करोगे, सर देखो इस कंडीशन के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 80 लीटर का मिल्क ऐड किया है। मैंने कहा हाँ, इस कंडीशन के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 80 लीटर का मिल्क ही तो ऐड किया है। सर वाटर में कोई चेंजेस नहीं है। मैंने कहा हाँ कोई चेंजेस नहीं, मतलब जो भी मिक्सचर यहां पे हमारे पास है उसमें 80 ऐड करने के बाद टोटल 560 है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो अगर मैं इस 80 को ऐड नहीं करता तो 560 से 80 कम यानी कि 480 रहता यहां पे। मैंने कहा जबरदस्त बोल रहे हो यार, गजब। अगर ये वाकई में 480 रहता तो 480 को अगर मैं 6 पार्ट में तोड़ूंगा तो कितने के बराबर आएगा, एक पार्ट 80। तो ये 5 पार्ट का जो मिल्क होगा वो डेफिनेटली 80 पंजे 400 का, और ये एक पार्ट का जो है वो 80 का होगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर फाइनली मैंने 80 लीटर्स का जब मिल्क ऐड किया होगा तो ये बना होगा 480, और इसमें जब आपका 0 लीटर्स कोई चेंज नहीं हुआ ये बना 80। अब देखो सर ऐड करके 480 और 80 560। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। अब सर स्टार्टिंग वाला भी निकाल देंगे। मैंने कहा कैसे, 480 का यहां पे है ना सर, ये कब आया सर, 120 जाने के बाद आया था, तो ओरिजिनल 120 ज्यादा होगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो ओरिजिनल 120 ज्यादा होगा यानी कि कितना होगा, 480 से 120 ज्यादा, यानी कि शुरुआत सफर 600 से हुआ होगा। और अगर शुरुआत सफर 600 से हुआ, उसमें अगर 5 पार्ट का मिल्क और 1 पार्ट का वाटर है तो मिल्क 5 पार्ट का 500 का होगा स्टार्टिंग में, और 1 पार्ट का वाटर 100 का होगा स्टार्टिंग में। सर पूरा निकाल दिया हमने तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है।
अब मैं Q के पास आया, कितना लीटर्स लेके? सर Q के पास में 560 लीटर्स लेके आया। मैंने कहा इसमें आपके पास क्या क्या है? सर 480 का मिल्क, ये भी हमने निकाल दिया, तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 480 में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे ज्यादा दिलचस्पी है किसमें? रेशियो में। तो 480 और 80 के बीच में ये जो रेशियो है वो 6:1 का है। हाँ सर। इससे हमने क्या किया सर? Y लीटर्स का बेच दिया। मैंने कहा ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा? हाँ सर लग तो रहा है। और Y लीटर्स का बेचने के बाद भी इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भैया सर 6:1 के रेशियो में होगा। हाँ सर। उसमें हमने मिल्क ऐड किया सर, देखो 80 का। हाँ सर। और जो वाटर है वो ऐड हमने किया 10 का। दिख रहा है? तो अरे दिख रहा है, मैं ऊपर नहीं गया। तो 80 का मिल्क और 10 का वाटर। और जिसके बाद आपके पास जो फाइनल मिक्सचर है वो आपके पास जो बच रहा है वो कितने का बच रहा है? वो m लीटर्स का बच रहा है। मैंने कहा इससे कुछ? सर इससे तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ा आगे, डरना नहीं है। जितना भी m का वैल्यू होगा वो टोटल, फाइनली एंड हुआ ना, वो टोटल में लेके चला गया r के पास। उसमें क्या कुछ रेशियो है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उसको मैंने r को बेच दिया कितने लीटर्स? 87 लीटर्स। मैंने कहा 87 लीटर्स बेचने के बाद क्या रेशियो रहा वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैंने अल्टीमेटली 3R का ऐड कर दिया मिल्क, और थ्री आर का मिल्क और R का मैंने ऐड कर दिया वाटर। और ये 3R और R ऐड होने के बाद फाइनली जो मिक्सचर मेरे पास रहता है वो Z है। तो इधर से बच्चे छोड़ के इस सवाल को चले गए होंगे, लेकिन बेटा ये डेटा आपके में भी कोई नहीं निकाल सकता जब तक सवाल में नहीं दिया जाए। तो सवाल को पढ़ लिया करो एक बार। इफ द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर राइट बिफोर सेलिंग P वाज X, अगर X जो क्वांटिटी है वो P को बेचने से पहले के क्वांटिटी को दर्शाता है, तो आपका X का वैल्यू कितना है? अब P को बेचने से पहले स्टार्टिंग हमारा सफर कहां से हुआ है? यही तो है 600। तो अपना जो X का वैल्यू है वो 600। एक आंसर तो अभी आपका ऑलरेडी हाजिर है, ऑलरेडी। अब दूसरे सवाल को चलते हैं। उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर विथ मिल्कमैन हैज जस्ट बिफोर सेलिंग टू आर मतलब थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन को बेचने से पहले, मतलब सेकंड पर्सन को बेचने के बाद जो सब कुछ कंडीशन होने के बाद एंड वाला कंडीशन में जो रेशियो है वो 25:4 है। मतलब आर को बेचने के लिए इतना एम लेके गया, उससे जस्ट पहले यहां पे आपका जो रेशियो था वो 25:4 का था, वो 25:4 का था। तो आपको बोला गया है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल्कमैन हैज जस्ट बिफोर सेलिंग टू आर। देन आर को बेचने से पहले मिल्कमैन के पास कितना था? मतलब कहीं ना कहीं वो एम का वैल्यू ही पूछ रहा है। अगर मैं m के वैल्यूज को निकालने जाऊं तो मैं यहां पे ये रेशियो मिलते ही अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकता हूं। क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे? अब m का थोड़ा यहां पे मैं लाइन कर रहा हूं, इस चेंजेस को यहां पे लिख रहा हूं, ये मैं बार बार लिखा हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पे मैंने प्लस का 80 किया है, यहां पे मैंने प्लस का 10 किया हुआ है, और फाइनली ये जो टोटल है वो m ही है, मैं याद रख रहा हूं इसको, ठीक है। तो 6 चौके 24, हाँ सर। 25 × 1 25, हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड चैनल पे है, देख सकते हैं। तो कितने का डिफरेंस आया? एक पार्ट। ये किसके साथ बराबर होगा? 25 × 10 250, 80 × 4 320, 320 और 250 के बीच में अंतर 70। एक पार्ट अगर आपके पास 70 है, नहीं तो आप रेशियो बना सकते हो ना, 6x + 80 x + 10 = 25/4, आपको मिल जाएगा सेम चीज। एक पार्ट अगर 70 है तो यहां पे ये जो टोटल होगा ये कितने का होगा? 6 + 1 7 पार्ट का होगा, क्योंकि इनिशियल पे लागू होगा। अगर एक पार्ट 70 है तो ये जो 7 पार्ट है ये कितने के बराबर आएगा? 490। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस 490 में आपने क्या क्या ऐड किया? इस 490 में ये 80 और ये 10 ऐड हुआ, मतलब टोटल मिक्सचर कितना बढ़ा? 80 + 10 90 बढ़ा। 490 में अगर आप टोटल 90 ऐड कर रहे हो तो एंड में m जो होगा वो कितने का होगा? 490 + 90 यानी कि 580। और अगर यहीं पे एंड हुआ तो यही लेके मैं m 580 गया हूं r के पास, मतलब इमीडिएटली r को सेल करने से पहले मेरा जो टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी यानी कि वो m का जो वैल्यू पूछ रहा है वो मेरे पास कितने का है? 580 का है। बहुत ही खूबसूरत। अब if the difference between milk and water in the final mixture is 427, पूरा फाइनल मिक्सचर में अगर मिल्क और वाटर के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर 427 लीटर्स का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। देन R का वैल्यू बताओ। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा दिखाते हैं। इस 580 में जो आपका रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा? एंडिंग वाला जो रेशियो है, एंडिंग वाला रेशियो हमारे पास कहां था? 25 और 4 था। तो इस 580 में आपका जो रेशियो होगा वो 25:4 का ही होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये 25:4 का होगा तो 87 निकालने के बाद जो भी रहा होगा वो भी 25:4 के रेशियो में रहा होगा। मैंने कहा बात तो सही है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 580 से अगर वाकई में आप 87 निकाल देंगे तो यहां पे जो मिक्सचर टोटल होगा वो कितने का होगा? 580 से 80 जाएगा तो 500 और आपका अगर 7 जाएगा तो 493। यही 493 में ये 25 पार्ट का होगा और ये 4 पार्ट का होगा। 25 प्लस 4 29 पार्ट्स में अगर मैं ब्रेक करूंगा इसको तो 29 1 जा 29 बचा 203 यूनिट डिजिट अगर मैं 7 लगा दूं तो 29 इंटू 3 87 सही है। तो एक पार्ट कितने का आ गया? 17। अगर एक पार्ट 17 का आ गया तो 25 पार्ट कितना होगा? 25 इंटू 17, 25 इंटू 10 होता है 250, 25 इंटू 7 175, 250 175 यानी कि ये 25 और ये 1 यानी कि ये हो गया आपके पास 425। ये अगर 4 पार्ट 425 है तो ये 17 चौके ये आपके पास आ गया कितना? थोड़ा जगह दो यार मुझे भी। 68। अब अगर मैं फाइनल की बात करूं तो यहां पे फाइनल कितना होगा? 425 में जब आप 3R ऐड कर रहे हो तो 425 प्लस 3R और यहां पे जो वाटर है वो फाइनली कितना होगा? 68 प्लस R। और बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर जो आपका मिल्क है और जो आपका वाटर है उन्हीं के बीच में जो डिफरेंस है यही डिफरेंस आपके पास कितना दिया गया है सवाल में कि फाइनल मिल्क और वाटर में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मिल्क फाइनल ये है मिक्सचर 427, ये आपके पास है 427। इधर अगर मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करूं तो देखो 3R है, हाँ सर, माइनस का R होगा, हाँ सर, तो ये कितने का बन जाएगा आपके पास? 2R, बिल्कुल सर। 425 से अगर आपका 68 माइनस होगा तो कितना होगा? 68 32 25 57 357, 357 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 427 से 357 जाएगा तो बचेगा मेरे पास कितना? 70। अगर 2R बराबर 70 हो गया तो R का वैल्यू कितना आ गया? 35। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर डी 35। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर जो हमने निकाल दिया। अब पूरा का पूरा चीज हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने आपके साथ 6 डिस्कस कर दिए डीआई, जितना पॉसिबल कम टाइम में मैंने किया, इसीलिए मैं इन सब चीजों को थोड़ा रिकॉर्डेड दे रहा हूं आपको, ताकि इस प्रीशियस मोमेंट पे आपका वक्त बर्बाद ना हो। लाइव सेशंस में थोड़ा आपको करने के लिए आप लोगों की टाइम जरूरत होता है, उसको कोई किसी को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको डीआई वगैरह प्रोवाइड करता रहूँ। सेशन अगर पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि जाते जाते आप सेशन को एक बार लाइक, और क्वेश्चन है नहीं तो नहीं, लाइक शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ये एफर्ट रंग लाए। और मेक श्योर कि आप एक बार कमेंट भी कर दें कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ताकि बाकी लोग जो हैं वो आपके कमेंट्स देख के ही सेशंस को देखते हैं कि फीडबैक क्या है, हाँ ये अच्छा सेशन है, तो ये देखना जरूरी है। तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी जरूर से करें, और कमेंट करें कि आपको और आगे क्या चाहिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। आपको क्या चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर डीआई तो हो रहे हैं बहुत बहुत, अरिथमेटिक करवाओ या इसका प्रीवियस ईयर करवाओ या उसका